ये आइडिया आपको आया कैसे कि लोगों के बिजनेस को हम सेल करें और परचेज करें? ये यूएस में तो सुना था, लेकिन ये पाकिस्तान में भी है। अच्छा, उससे पहले ये हुआ था कि मैं यूएस गया था 2019 में और मैं नवंबर दिसंबर में वापस आया था 2019 के अंदर। वहाँ पे जो सोचने का अंदाज है, वहाँ पे जो फाउंडर्स जिस तरह से सोचते हैं बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ, यूएस वालों के साथ कि उनके बिजनेस भी हमारे पास आ जाए या हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास आ जाए? कोविड के बाद और पिछले 2.5-3 सालों में जो जमीन ने किया है ना इन्वेस्टमेंट का, तो लोगों को समझ में आ गई इज अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। मैंने कहा भाई इसको तो खत्म करो, सोल प्रोप्राइटर पे आ जाओ। सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ही नहीं मिलता। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग जो आपस में कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार हमने अग्रीमेंट करना है। आपको क्या लगता है अभी एसईओ इतनी एग्जिस्ट करती है या अभी इन्फ्लुएंसर की तरफ लोग ज्यादा चले गए? खाड़ी जब आया था ना स्टार्ट में, तो खाड़ी ऑनलाइन तो नहीं था। उसने जिस तरह के अपने आउटलेट्स बनाए ना, तो एक ब्रांड इमेज बन गई कि भाई इट्स प्रीमियम ब्रांड। तो अब आप नया नाम रखेंगे शार्क टैंक पाकिस्तान। डिजिटल शार्क टैंक डिजिटल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो मोहम्मद नबील हैं। आपने शार्क टैंक तो सुना होगा, लेकिन डिजिटल शार्क टैंक आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि डिजिटल शार्क टैंक जिन्होंने ऑनलाइन बनाया। डिजिटल का अल्फाज मैंने यूज़ ही इसीलिए किया है। तो आज हम अगर बिज़नेस बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, या इक्विटी के बारे में हमें कुछ इक्विटी बेचनी है, मैं 100% किसी को ऑनरशिप नहीं करना चाह रहा, तो वो इसके बारे में इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें सकेंगे कि हम ऑनलाइन अपने बिज़नेस को कैसे सेल कर सकते हैं या हम इन्वेस्टर उठा सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं, यूएसए के और अदर कंट्री के भी इन्वेस्टर उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज सीखने जा रहे हैं। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आप ये जो यूट्यूब चैनल है गेन विद तहसीन, इसके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का लाख शुक्र। आप सर सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाने का यहाँ पे। मैंने ये कुछ आपका बिज़नेस से रिलेटेड बात करनी है। एग्जिट बेस क्या चीज़ होती है? पहले तो मैं उस पर आने से पहले आपसे कहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना बताएं, जर्नी क्या है और ये आइडिया आपको आया कैसे कि लोगों के बिज़नेस को हम सेल करें और परचेज़ करें? ये यूएस में तो सुना था, लेकिन ये जी। पाकिस्तान में भी है। आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? बिल्कुल सही है। अच्छा, एग्जिट बेस से पहले मेरी अपनी एक कंपनी थी एडवान रोबोटिक्स के नाम से, और उसमें हम ये करते थे कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हमारी जो स्कूलिंग है वो बहुत आउटडेटेड है। तो दो मसले हैं कि एक तो आउटडेटेड है, और जिस तरह से वो पढ़ाई जा रही है ना, उसमें ये मसला है। ठीक है, इसी वजह से स्किलफुल रिसोर्स आ ही नहीं रहा। चले आपने इज्जत रख ली, पढ़ाई जा रही है। ठीक है, हाँ पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ाई जा रही जैसे पढ़ानी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि यार अब जैसे ग्रोथ हो रही है ना, तो डिजिटल स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। लेकिन स्कूल में आप देखें, यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो रहा, लेकिन स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो वी थॉट कि यार हाउ अबाउट के करिकुलम चेंज किया जाए। तो वी डिज़ाइन अ काइंड ऑफ आईटी करिकुलम ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक, जिसमें आइडिया ये था कि जब बच्चा ग्रेड 8 से निकले ना, तो उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आती हों, ताकि जब वो आगे जाए तो ऑलरेडी उसका स्किल सेट हो, जिसकी वजह से वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सके ड्यूरिंग द एजुकेशन, और फिर अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करता हुआ ग्रो हो सके। तो वो हम एडवान रोबोटिक्स में करते थे। उसको हमने 7 साल रन किया उस बिज़नेस को। लेकिन कोविड आया, ओबियसली कोविड के बाद आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो ये बिज़नेस बिल्कुल ही नीचे आ गया। अच्छा, जब ये बिज़नेस नीचे आ रहा था, उस टाइम पे आप एज अ फाउंडर ना आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये हुआ था कि मैं यूएस गया था 2019 में, और मैं नवंबर दिसंबर में वापस आया था 2019 के अंदर। ठीक है। तो उस टाइम पे एक चीज़ थी कि यार मैंने जो वहाँ पे सीखी, वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी गया था। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि वहाँ पे जो सोचने का अंदाज़ है, वहाँ पे जो फाउंडर्स जिस तरह से सोचते हैं, बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान आके ना मैं डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह करवाऊँगा, ताकि अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ। लेकिन कोविड आ गया, तो अब जब कोविड आ गया तो अब क्या करें, सही से तो कोई फिजिकल वो तो रही नहीं। तो फिर मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया। राइट, अब वो पॉडकास्ट जब मैंने किया डिफरेंट फाउंडर्स के साथ जो यूएस में बैठे हुए हैं, जो वीसी फंडिंग है, तो उसमें एक यूएस बेस, एक इंडियन स्टार्टअप है, एक इसी तरह यूएस बेस स्टार्टअप है, जो क्या करते थे, बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग, उनका कंपनी का काम यही था। जैसे acquire.com के नाम से एक यूएस बेस स्टार्टअप है, फ्लिपर के नाम से। तो ये कॉन्सेप्ट ना, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप कर चुका था, कोविड में वो नीचे आया, तो सेल करने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। तो उस टाइम पे एक जहन में आया कि यार इस तरह का कोई ना मार्केट प्लेस पाकिस्तान में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट मैंने पॉडकास्ट किया साद अफरीदी का, जो कि सेंड एंड स्टोरीज का फाउंडर है। ठीक है। तो साद से जब मेरी डिस्कशन हुई पॉडकास्ट के अंदर, अच्छा साद ने एग्जिट बेस उस टाइम पे लॉन्च किया था, बिल्कुल उसी टाइम पे। ठीक है। तो जब मेरी साद से डिस्कशन हुई,
तो मैंने बोला साथ इसमें ना ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था कि यार इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, तो हमारी अल्लाह का शुक्र है सिनर्जीज इस तरह की बनी कि हमने बोला यार चलो साथ मिलके करते हैं। तो दैट्स हाउ आप समझ लें कि एग्जिट बेस को फुल टाइम एज अ को फाउंडर मैंने ज्वाइन किया। और आइडिया सिर्फ यही है कि देखें पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में लेट सपोज अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है ना, ठीक है, या किसी बंदे के पास पैसे हैं, तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? या तो वो बैंक में कर सकता है। बैंक का जो ईयरली रिटर्न है, नेट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेस वगैरह हटा के, वो 14-15% है अभी, आता है 12%, जो अभी हाई पे, ये नीचे जाएगा, नीचे आ जाता। तो दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि स्टॉक है। स्टॉक में आपको स्टडी थोड़ी करनी पड़ेगी और मंथली रिटर्न नहीं मिलता वहाँ पे, ईयरली डिविडेंड जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदे की वो नहीं है, ठीक है। एक तो ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मसला। दूसरा ये है कि अगर उसके पास पैसा है, वो किसी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें माशाल्लाह से पाकिस्तानी फैक्टर ज़्यादा होता है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो चूना लगने का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टर साइड की प्रॉब्लम। दूसरी साइड पे आ जाएं कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस अभी स्टार्ट किया है, किसी ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, या कोई भी XYZ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो जब थोड़ा चलता है ना, तो उसे ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं पैसे। अब वो जो SMEs है ना, उसे आप बताएं इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? ना उसे बैंक इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है, ना ही उसे VC फंडिंग मिल सकती है। पाकिस्तान में रिसेंटली VC फंडिंग का कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 सालों में ग्रो हुआ है, लेकिन उनको नहीं मिल सकती वो। तो बैंक भी नहीं मिल सकता, VC भी नहीं मिल सकता, बाकी रह गए रिश्तेदार। क्योंकि हमने अपने रिश्तेदारों को, मतलब ये वाइस वर्सा है कि बिजनेस के नाम पे पैसे लेके उनके डुबाए लोगों ने, ठीक है। तो इस वजह से वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ किस पे होता है कि भाई ज़बान के ऊपर, लीगैलिटी कुछ नहीं होती, और उसके स्किल भी नहीं चेक कर सकते, और स्किल भी चेक नहीं कर सकते। तो ये दो बड़े समझ लें गैप हैं दोनों साइड पे, ठीक। तो हमने ये सोचा कि यार इस गैप को कैसे हम कम करें। तो हमने ये मार्केट प्लेस बनाई, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और इसकी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टर मैच मेकिंग कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि यार ये बिज़नेस फॉर एग्जांपल 5 साल से चल रहा है, बंदा किस तरह का है, फाइनेंसेस किस तरह के हैं, तो वो ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इन्वेस्टर्स को 2-3 बिजनेसेस दिखाते हैं जो उसे समझ में आता है, जिससे उसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, तो वो फिर उसके साथ कर लेते हैं। और फिर उसकी पूरी लीगल बाइंडिंग कि यार रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम करके देते हैं, जिसमें आपका रिस्क फैक्टर रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है, लीगली आप कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारा मतलब बिजनेस है हमारे, जैसे वेबसाइट पे आप जाएं तो 1000 से ज़्यादा बिजनेस लिस्टेड हैं। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बता दिया ना कि जिसमें इस काइंड ऑफ इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, कि लेट्स सपोज मेरे पास 50 लाख है, आपको ग्रो करने के लिए 50 लाख चाहिए, मैंने आपके पास इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी में 30% का पार्टनर बन गया, एज अ पैसिव इन्वेस्टर मुझे मंथली एक प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि ईयरली 25% से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने सारे उसको बीट कर दिया और मंथली भी मिल रहा है, तो दैट इज़ वन ऑप्शन, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। सेकंड, ये बड़ा मसला सबसे ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब नॉर्मली क्या होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना और आपके पास पैसे आते हैं, तो आप बोलते हैं यार एक और चीज़ स्टार्ट कर लो, एक और चीज़ स्टार्ट कर लो। तो फिर हम ज़्यादातर तो मैंने देखा है कॉन्सेप्ट, पर बात कर रहा हूँ कि ज़मीन पे लगा देते हैं, या ज़मीन पे लगा देते हैं। अच्छा, ज़मीन तो अल्लाह का शुक्र है कि कोविड के बाद और पिछले 2.5-3 सालों में जो ज़मीन ने किया है ना इन्वेस्टमेंट का, तो लोगों को समझ में आ गई इज़ अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान ना, या इन जनरल भी पाकिस्तान में ज़्यादा है वैसे तो, क्योंकि इकोनॉमिकली कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि आपने प्लॉट बेचा, प्लॉट को खरीदा, और वो अनफॉर्चुनेटली एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, ये बहुत वर्स, इतना अच्छा नहीं आता, इतना अच्छा नहीं, क्योंकि देखिए मैं एंड यूज़र के तौर पे देखूँ ना, मुझे अननेसेसरी एक चीज़ महंगी मिल रही है। मतलब अगर बहरिया टाउन में देखें तो वहाँ पे यार मुझे लगता है कि 20 साल में जाके कोई आबादी होगी, वो भी साला 120 गज का जो प्लॉट है वो 40 लाख 50 लाख का दे रहा है, मतलब लॉजिकल सेंस ही नहीं है ना इस चीज़ का। तो वो तो इसलिए ना आप समझ लें कि वो बेकार चीज़ है ना, मुल्क के लिहाज से भी एंड यूज़र के लिहाज से भी। कुछ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाता है उसमें, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में बड़ा उसका बैड इम्पैक्ट है, ठीक। तो दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब आप बिजनेस लेट्स सपोज 1 से 2 करते हैं, अब आप हो गए बिजी, अब एक पे फोकस करना चाह रहे हैं या 2 के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, एक आपका रह गया। राइट नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। वो क्या है कि आपने इस बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ करके बंद कर दिया, मतलब जो आपने मेहनत की थी 4-5 साल, वो सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो गई, क्लाइंटेल वगैरह सब ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि भाई आप अपना बजाय इसके कि अपना बिज़नेस बंद करो, आप एग्जिट बेस पे आके लिस्ट कर दो। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट आपने हमारे पास लिस्ट किया, तो बजाय इसके कि आप OLX पे उसकी मशीनें बेचो, आप पूरा रनिंग रेस्टोरेंट बेच दो,
तो उसमें आपके पैसे अच्छे मिल जाते हैं आपको। और वो बंदा जो रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच रहा है, तो बजाय इसके कि वो जीरो से स्टार्ट करे, ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस रिलेटिवली कम पैसों पे मिल जाता है। क्योंकि देखें, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट इस टाइम पे आपने अगर स्टार्ट करना है ना, अच्छा और अच्छी डाइनिंग बनानी है, तो 1-1.5 करोड़ रुपए लगते हैं आपके, राइट। लेकिन अगर आप रनिंग रेस्टोरेंट बाय करें तो आराम से वो आपको 80-90 लाख में मिल जाएगा, जिसका मंथली 2-4 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। वो क्यों सस्ता मिल जाता है? क्योंकि जो ओनर है उसे तो बेचना ही है, तो या तो वो इसमें बेचेगा या वो बिल्कुल ही सिर्फ मशीनें बेचेगा, तो 10-20 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, इसमें आप कह रहे हो कि लीगल का है, हमारे यहाँ तो कानून ही नहीं है। जो अपने भी एक अल्फाज यूज़ किया, मैंने रुका हुआ था, तो भली कितनी बाउंडिंग आ जाए तो फिर तो गए पैसे, वो कहाँ जाएगा? अदालत तो नहीं जा सकता। अच्छा देखिए, वो तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उसका तो ये कि आप अगर स्टॉक में भी पैसे डालते हो या बैंक में भी डालते हो, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, बैंक ही पूरा बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, स्टॉक में डाला आपने, कंपनी हो गई। अच्छा चलें, वो सारी चीज़ें छोड़ें, आप जब खुद बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो ग्रो होगा। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यू शुड बी अवेयर कि यार रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही भी ना करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग जो आपस में कंपनी स्टार्ट करते हैं, अब उनके दरमियान कोई उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार हमने अग्रीमेंट करना है, ठीक है। बाद में जाके फिर टेंशन होती है जब पैसा आना शुरू होता है, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप बजाय इसके कि बाद में टेंशन लो, आप जिस टाइम कंपनी स्टार्ट कर रहे हो ना और थोड़े बहुत पैसे बनने, तो आप डिसाइड कर लो कि भाई अग्रीमेंट में किसकी कितनी इक्विटी है। फिर दूसरी चीज़ लोग ये करते हैं कि फाइनेंशियल्स ही नहीं होते लोगों के, ठीक है। मतलब इस टाइम पे हमारे पास 1000 बिजनेसेस हैं, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो 50% से ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके फाइनेंसेस सिरे से ही नहीं है, वो 5 साल से चल रहे हैं, 6 साल से चल रहे हैं। तो शायद आप उसको 80% पे भी लेके जा सकते हो। बिल्कुल ले जा सकते हो। जानता हूँ, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ ना कि, लेकिन उसका रीज़न देखो नुकसान क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद है ही नहीं। मैंने तो कभी किसी के पास अकाउंटेंट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट लिमिटेड्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड वो नहीं जिसने अभी खोली है, जो बड़ी फर्म चल रही हैं लिमिटेड कंपनी, उनके पास है। मतलब मैं 100+ को जानता हूँ, वो कहते हैं यार अकाउंटेंट ही 50,000, 1 लाख 2 लाख का पड़ता है, तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करें। कहता है 10,000 रुपये मैं उसको दूंगा, फाइल करेगा, 10,000 उसको दूंगा, वो अकाउंट चेक नहीं करेगा। कहानी एक और भी मसला जो मेरे साथ रहा है, खुद इट्सल्फ भी रहा है, कि जब मैं प्रॉपर फाइलिंग करता था ना, तो 10 सवाल होते थे। हमें भी प्रॉपर फाइलिंग नहीं करते। मतलब एक हमारे यहाँ ना एक कल्चर बिल्ड कर दिया है इन लोगों ने कि आप प्रॉपर फाइलिंग करेंगे तो फिर आपको। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना ये 2 चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना हम थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचते हैं चीज़ों को, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो ये बड़ी चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ यार ठीक है, पैसे बच गए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे सोचें। लेट्स सपोज हमारे पास केस आया कि यार मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मसले हैं, मुझे जो है अब्रॉड मूव होना है, ठीक है, तो मेरा बिजनेस बेचना है मुझे। मैंने कहा 4 साल 5 साल जितने अरसे से चल रहा है ना, उसके स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा दो। नहीं थे। अब क्या हुआ? नुकसान हो गया। 1 करोड़ रुपए जो उसे मिल सकता था, अब उसे सिर्फ 10-15 लाख रुपए उस फर्नीचर के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये देखें कि जब आपने लेट्स सपोज कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो जो भी मेरे हिसाब से बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, उसका यही फोकस होता है कि बिज़नेस को ग्रो करना है, बड़ा करना है, ठीक। तो जब आप फाइनेंसेस वगैरह सब रखेंगे ना, तो अगर फ्लिप करना हुआ तब भी फ़ायदा होगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेनी हुई तब भी फ़ायदा होगा। और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मुँह से बोलते रहे यार मेरी 1 करोड़ की सेल है मंथली, 2 करोड़ रुपए की है, मैं कैसे यकीन करूँ पाकिस्तान जैसे कंट्री में, ठीक है, और आपके पास कोई डेटा ही नहीं है। तो चाहे आप इसको, अब पाकिस्तान में तो मैं ये बात कह सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं, जो कि कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप 2 बुक्स रखें अपनी। एक बुक आप टोटल मेंटेन रखें, जो आपके इंटरनल रिकॉर्ड के लिए तो हो ना, कि यार आपको पता हो कि यार किस तरह, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर होता क्या है, मैं ई-कॉमर्स के बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ, उन्होंने बोला यार मैं बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा हूँ, महीने का 5 लाख रुपए प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। मैंने कहा आओ ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेके ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेके आए, अपनी सैलरीज ही नहीं डाली हुई। अब भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप एज अ फाउंडर जब काम कर रहे हो, तो जो टाइम दे रहे हो, अगर आपकी जगह कोई काम करेगा उसे भी सैलरी दोगे ना, तो वो नहीं लोग लगाते। जब आपने वो डाली, फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर जो रेंट वगैरह है वो डालो। बोल रहे यार घर से काम कर रहे हैं तो रेंट नहीं डाल रहे, भाई तो डालना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जब मैंने करता गया ना, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या बची, लाख रुपए।
मैंने कहा भाई इसकी फ्लिपिंग जो है ना वो लाख रुपए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से होगी, 5 लाख के हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर लेगा वो तो हर रिसोर्स अलग अलग हायर करेगा ना। तुम तो चलो चला रहे थे, तो लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती। तो बहुत बेहतर है कि एटलीस्ट इंटरनल के लिए भी ना जब आप ये लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार आप सोच तो 5 लाख रहे हो लेकिन एक्चुअली ये 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिटेबिलिटी बना रहा है। तो आप फिर अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करोगे। तो लोग क्योंकि वो हवा में रह रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, तो वो फाइनेंसेस ही नहीं कर रहे होते। ठीक है आप बाहर नहीं दिखाओ लेकिन अपने लिए तो यूज़ करो ना, तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए इजाफा हो। अच्छा, इसमें ना मल्टीपल एरिया आपने कवर कर लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि कौन सा गैप आपने किया? जैसे इसमें आपने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट भी करा रहा हूँ, बेच के भी जा सकते हैं, एक ये भी हमने इसमें करा, फिर इक्विटी भी ले सकते हैं, बिकॉज इक्विटी इज द बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ऐसे है। नाम आपका प्रेफर करता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है निकले और कट है, लेकिन आपने उसमें मल्टीपल उसमें फैक्टर किया। तो व्हाट एग्जैक्टली फैक्टर आप उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे? सारे एरिया कवर कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बनाया था लेकिन अब ये सारे भी फैक्टर हमारे पास आ गए? बिल्कुल, हमने जब बनाया था ना, जैसे मैंने बताया ना कि एग्जिट बेस नाम ही से लिखा था कि एग्जिट करना है आपने, क्योंकि इंटरनेशनली एग्जिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के ना, क्योंकि वहाँ पे ये माइंडसेट है। ठीक है, अब पाकिस्तान में ना एग्जिट मुश्किल काम है। आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान सही में कह रहे हैं, वैसे भी एग्जिट मुश्किल माना है। एग्जिट इटसेल्फ मुश्किल है इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनल में वैसे भी मुल्क से बाहर जाएंगे तो एग्जिट अभी कोई भी नहीं दे रहा, बोलता है वहीं रहना है। ऐसा ही दुबई वाले ने भी कहा एग्जिट नहीं करना। वो वाला एग्जिट तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के साथ है। लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो इंटरनेशनली मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाई किया, उस तकरीबन 19-20 बिलियन डॉलर में बाई किया। ठीक है, हालांकि फेसबुक बहुत पैसा था उसके, जब जाहिर है तो 19-20 बिलियन दे रही है तो उसके 19-20 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ था ना। डेफिनेटली अगर ये पाकिस्तानी फाउंडर होता है, पाकिस्तान में होता ना, तो अब मैं अपना बनाऊंगा। ये हमारा बहुत कॉन्सेप्ट है। ये जो है ना, ये है माइंडसेट का सबसे बड़ा मसला। लोग ये नहीं समझते कि भाई जब आप अपना बनाओगे ना, तो जो उसने पिछले 10 साल की जर्नी तय की है ना, आप वो उसको जब कैलकुलेशन में लाओगे तो वो 19 बिलियन की जगह हो सकता है 40 बिलियन बन जाए। और फिर आपको मार्केट डेवलप करना, लोगों को समझाना और टाइम लगता है। तो लोग ये नहीं समझ, हमारे यहाँ ना, अब जैसे एक और चीज़, हमारे यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं करते लोग। एग्जाम्पल बड़ी आसान सी, यूएस में ना कंसल्टेंट की ना बड़ी वैल्यू होती है। जिससे इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया हो ना, तो लोग उसे 10-10 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर देते हैं कि यार मुझे कंसल्ट करो कि मैं ये कैसे ग्रो करूँ। पाकिस्तान में कंसल्टेंसी को जीरो है। वो बोलते हैं भाई इसके क्यों पैसे दूँ, तुम तो बातें कर रहे हो। मतलब वो समझते ही नहीं है कि भाई एक बंदे ने एक इंडस्ट्री में 10-15 साल गुजारे हैं, अगर आप उसे कंसल्टेंट के तौर पे ले लो तो जो चीज़ आप 5 साल में अचीव करोगे ना, वो आपको 1 साल में अचीव करवा देगा। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी थोड़ा बहुत आने लगा है, मेंटोरशिप बहुत कम है। ठीक है, तो अब ये जो मसले मसाइल है ना, इसकी वजह से ना एक ग्रोथ माइंडसेट उस तरह से, अब ये ऑब्वियसली जो पिछले, ख़ास तौर पे मैं इसको ना कोविड को बड़ा इस चीज़ का ना क्रेडिट देता हूँ कि हम थोड़ा एक्सेलरेट हो गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोविड नहीं होता ना तो मुश्किल था, तो ये अभी शायद पॉडकास्ट भी नहीं आ रहा होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि कोविड के बाद ये रुझान तेज़ी से बढ़ा। आप उससे पहले देख लें, नहीं था बिल्कुल भी। मैं भी नहीं इंडस्ट्री चेंज की थी कोविड में। मैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट अमेज़न पर आया एंड देन फिर पॉडकास्ट पे आ गए। ठीक है, तो उससे पहले हम सेटल जिंदगी गुजार रहे थे। उससे पहले सब अपने अपने फिजिकल काम कर रहे थे, वो फिजिकली करा जा रहा है। कोविड में क्या हुआ, 2 साल जब आप बैठे ना, और फिर जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले और दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने जो अवेयरनेस दी ना, लोग ना, हमारे यहाँ पाकिस्तानी ना अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन ना नाशुक्रे लोग हैं। ठीक, लेकिन वो समझते नहीं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मुझे पता चल गया कि अमेज़न जैसी कोई चीज़ है, मुझे पता चल गया कि एसईओ जैसी कोई चीज़ है। अगर मुझे पता ही नहीं होता, ठीक है, अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं क्या कर लेता। ठीक है, तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ ना, तो इस वजह से ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से, शायद इसी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग में ना, तो जो आपका सवाल था ना, उस पर दोबारा आता हूँ, वो ये है कि हमने स्टार्ट किया था एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था, तो मतलब वो गैप ही अवेलेबल नहीं है, या उस तरह की अभी अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एज अगेन वही बात कि हमारी जो इनहेरेंट कुछ खुसूसियात है ना, उसमें एक चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं यार पैसा लगा दूँ मैं और रिटर्न आता रहे। वो रियल एस्टेट वाला माइंडसेट घुसा हुआ है ना, कि पैसे कुछ करना ना पड़ जाए मुझे। ठीक है, तो जब आप बिजनेस बाय करने का सोचते हैं ना, तो यू हैव टू टेक 2 डिसीजन। 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या भाई कितने पैसों को खरीदना है। सेकंड इज कि यार मुझे चलाना है, तो क्या मैं टाइम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता।
समझ रहे बात? समझ तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि भाई यार मैं चला पाऊंगा, टाइम दे पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से इसका जो फ्लिपिंग टाइम है ना पाकिस्तान में इस टाइम, जो हमारे केस में, वो 3 महीने एवरेज हमें लगता है। कोई बिजनेस आया, उसको फ्लिप होने में मार्केटिंग करके के बाद कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है जब वो फ्लिप होता है, विच इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है। उसके बरक्स फॉर एग्जाम्पल कि आप बिजनेस कर रहे हैं, मैंने आपकी ड्यू डिलिजेंस की, मुझे पता लग गया कि यार बंदा लेजिट है, एवरीथिंग इज ओके। मैं इसको 2 केसेस में लेता हूँ। एक केस ये है कि आप बिजनेस बेचने आए हो, एक मेरे पास इन्वेस्टर बैठा हुआ है, मैंने उस इन्वेस्टर से बोला भाई ये बिजनेस खरीद लो, इसमें 3 महीना लगेगा। ठीक है। दूसरा केस है, मैंने इस इन्वेस्टर से बोला भाई इस बंदे की ड्यू डिलिजेंस मैंने कर ली है, सारी चीज़ें ओके हैं, अपनी तरफ से एक ड्यू डिलिजेंस कर लो, अगर चीज़ समझ में आती है तो इसके अंदर इक्विटी ले लो 20% 25%। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हो सकता है 15 दिन में हो जाए। वजह क्या है कि उसने सिर्फ एक डिसीजन लेना है, पैसे का डिसीजन। बाकी उसे पता है ये खुद चला रहा है मंथली बेसिस पे, मुझे जो है मेरा भी लॉस होगा तो उसका भी होगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट है हमारा। एग्जिट बेस में एक बड़ा साफ सुथरा वो है, और हम बड़ा अपने इन्वेस्टर को भी और जो बिजनेस आते हैं हम बोलते हैं भाई शरिया कंप्लाइंट है। बिजनेस में जब भी इन्वेस्ट करो ये सोच के करो कि लॉस हुआ तो होगा लॉस। शरिया कंप्लाइंस इसका मतलब आप इस्लामी रूल्स के हिसाब से, इस्लामी रूल के हिसाब से। ये नहीं हो सकता कि भाई तुमने 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपके बिजनेस में, तो ये हर महीने इतने फिक्स देगा। हाँ, फिक्स नहीं होगा। ये आपको 20% या जो भी परसेंटेज है उसका आपका पार्टनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20% का पार्टनर बन गया, ठीक है, जो भी अमाउंट दिया 20% का। अब आपका जो प्रॉफिट है मंथली वो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, तो 20% का मतलब है 1 लाख दोगे, लेकिन हो सकता है अगले महीने जो प्रॉफिट है वो 4 लाख हुआ, तो फिर आप 80,000 दोगे या 75,000 दोगे, या बिजली का बिल बेचारे का ज्यादा आ गया, कोई भी रीजन है। तो हम बोलते हैं भाई आप इक्विटी बेस जब ले रहे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्विटी बेस होगी, फिक्स नहीं होगी। इससे हमें एज ए एग्जिट बेस, एक तो एक इस्लामिक है तो हमें करना ही करना है, दूसरा एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें सुकून इसलिए हो जाता है कि बंदे को पता होता है कि भाई ऐसे होगा। वरना अगर हम बोल दें ना फिक्स, तो ये जहनी टेंशन भी है, भाई गारंटी थोड़ी ले सकता, नहीं दे सकता। भाई लेट सपोज पाकिस्तान और इस्लामाबाद में किसी की जो है रेस्टोरेंट है, अब वहाँ पे धरने होते हैं, वो बंद हो गया एक हफ्ते के लिए, उसकी सेल तो गिर गई। अब जेब से कौन देगा, नहीं दे सकता ना। तो इस वजह से शरिया कंप्लाइंट होता है, ठीक है, सारी चीज़ें बता के होती हैं और इक्विटी बेस रहते हैं। तो इसमें कन्वर्जन बड़ी आसान है, और इससे भी ज़्यादा आसान कन्वर्जन होती है फ्रेंचाइजिंग में। हम फ्रेंचाइजिंग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ई कॉमर्स ब्रांड चला रहे हैं, ठीक है, आपका ई कॉमर्स ब्रांड ऑनलाइन में बहुत अच्छा ग्रो हो गया, सही है। अब आप चाहते हैं कि यार मैं इसे रिटेल में ग्रो करूँ, ठीक है, ई कॉमर्स ब्रांड हो या फिजिकल कोई भी ब्रांड हो, आप चाहते हैं रिटेल में, तो हम पूरी फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने ब्रांड्स को हेल्प किया है उनकी फ्रेंचाइजिंग ग्रो करने में। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनकी 25-25 फ्रेंचाइजीज भी हमने बनाई है ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। उसमें इन्वेस्टर आराम से आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उधर भी इन्वेस्टर ने डिसीजन लेना है पैसों का। जो फ्रेंचाइज है, नॉर्मली हमारे पास जो ब्रांड है उसमें फ्रेंचाइज इज मैनेज बाय द ब्रांड। देखिए कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आप उसको, जैसे मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, तो मेरी फ्रेंचाइज खोलने में मदद करेंगे या फिर इन्वेस्टर को फ्रेंचाइज पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देंगे? दोनों करता है। अच्छा, दोनों करता है। आपको हेल्प, देखिए आपको तो हम हेल्प कर रहे हैं ना, फ्रेंचाइज ओपन करने को दिया आपने, बताया इतना बजट चाहिए होगा, एक लोकेशन पे ऑन हो जाएगी आपकी। ऐसे अच्छा, 2 चीजें हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज आप ब्रांड ओनर है, ठीक है, आप बोलते हैं मुझे फ्रेंचाइजिंग करनी है। फ्रेंचाइजिंग के लिए, फ्रेंचाइजिंग का मतलब ही ये है कि आपने इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड लाना है। जब फ्रेंचाइज तो हम तब खुलते हैं जब हम चाहते हैं कि यार कि मेरा गुलशन में मेरी दुकान है, मैं चाह रहा हूँ कि डिफेंस में भी ऑन हो जाए। हाँ, तो 2 ऑप्शन है ना उसका। एक है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देंगे, जब अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो ये फ्रेंचाइजिंग नहीं है, तो ये फ्रेंचाइजिंग ही नहीं है ना। नहीं तो फ्रेंचाइज तो फिर भी हुई ना कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ लेकिन 2 डिफरेंट लोकेशंस पर आ गया ना। हाँ, लेकिन ये फ्रेंचाइजिंग नहीं कहलाएगी। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है कि ब्रांड है, ब्रांड किसी इन्वेस्टर को इजाजत दे रहा है उसका ब्रांड नेम यूज करने का और सेल करने का। जैसे KFC है, ये वो लोकेशंस पे आएगा, मैं 2 लोकेशंस पे वेरी करता हूं, लोकेशन पे है, लेकिन वो फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, चलता वो उसी तरह से, लेकिन उस मॉडल को फ्रेंचाइजिंग मॉडल नहीं कहता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो शॉप्स होती हैं वो 1 से 2 जगह खुल जाती है, लेकिन वो फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं होता, इस वजह से वो बाहर मुल्क नहीं जा पाती, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम, वो खुद ही होता है, उसका बेटा होता है, उसका भाई होता है। ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मसला पाकिस्तान में है कि लोग फ्रेंचाइजिंग को, उस जो अच्छे ब्रांड्स है ना, उससे फॉर एग्जांपल एक बड़ी ब्रांड बना ली, एक अच्छी, फॉर एग्जांपल एक बेकरी है, एक बेकरी अच्छी ग्रो हो गई, अब वो अपनी ही बेकरी दूसरी खोलेगा। हाँ, वो या उसका बेटा होगा या भाई होगा। अब वो सोचें कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट का भी और मैनेजमेंट भी कितना मैनेज करोगे। लेकिन आप फ्रेंचाइज पे देने लग जाओ तो आप कितना तेजी से ग्रो हो जाओगे, क्योंकि जो फ्रेंचाइज ले रहा है
वो एक तो पैसा भी उसका लग रहा है, दूसरा बैड भी हो रहा है, ठीक है। आपने तो सिर्फ पीछे से सप्लाई चेन और क्वालिटी एश्योरेंस करना है ना, तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट फिर एसओपी बनाना, वो फिर आप उसकी हेल्प आउट करते हैं? हम एसओपी इसमें हेल्प करते हैं, एसओपी पे हम पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जब आप लेट्स सपोज ब्रांड के तौर पे आओगे ना, तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे कि यार इसकी फ्रेंचाइजिंग करनी है तो क्या एसओपीज होनी चाहिए, किस तरह से होगा, एचआर कैसे होगा, एचआर की हायरिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग मल्टीपल कैटेगरीज हैं, फूड वाले अलग हैं, सबकी एसओपी आप करेंगे, फूड वाले, मेडिकल वाले हैं, यस, तो वो आप सब कुछ उसकी हेल्प आउट करते हैं। एंड देन इवन आप उसकी ये भी हेल्प करोगे कि अगर उसको इन्वेस्टर्स चाहिए तो वो भी हेल्प करेंगे। जबरदस्त, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टर को क्यों इन्वेस्टर आसान होता है, क्योंकि हम ब्रांड को ये बोलते हैं कि भाई मैनेज आपने करना है। क्योंकि देखें, जब आप ये बोलते हैं ना कि यार मैनेज उसने करना है, इन्वेस्टर ने, तो फिर अगेन वो दो मसले आ जाते हैं कि यार पैसे भी डालने हैं, टाइम भी देना है। टाइम देने वाला काम मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अगर ब्रांड मैनेज कर रहा है तो इन्वेस्टर बोलता है पैसे डाल दो, ब्रांड अगर लेजिट है तो ये मैनेज करेगा, मंथली बेसिस पे मुझे बता देगा मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और एक अगर एस्टिमेटेड बात करें, फ्रेंचाइज ओपन की एक एवरेज लोकेशन ले लेते हैं हम, गुलशन ले लेते हैं, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, तो उसकी क्या फ्रेंचाइजिंग की कॉस्ट वगैरह अगर अच्छा, ये ना डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, कैटेगरी टू कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई इस तरह का ब्रांड है जो छोटे आइटम्स है, ठीक है, जो कियोस्क बन सकता है इसका, ठीक है, तो उसके बनाने की कॉस्ट आपकी कम होगी। तो अगर बनाने की कॉस्ट है तो हो सकता है 70-80 लाख रुपए में बन जाए वो। लेकिन फॉर एग्जांपल बर्गर लैब जैसी है, अब बर्गर लैब के लिए आपको इंटीरियर ही बड़ा अच्छा बनाना है, सैंड एंड स्टोरी लिया है, ठीक है। सैंड एंड स्टोरीज को अगर आप लेके आ जाए तो सैंड एंड स्टोरीज में भी अब क्या है कि हमारे दो मॉडल है, वन इज कियोस्क मॉडल, वन इज शॉप मॉडल। मतलब मॉल के अंदर या तो कियोस्क होता है तो शॉप होता है। अगर कियोस्क पे आप जाते हैं तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है वो तकरीबन सब चीजें मिला मिलू के, फ्रेंचाइज फी, एक्साइज सब मिला के, तो 8 से 9 मिलियन ये बनता है कियोस्क का, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप शॉप पे चले जाएं तो ये तकरीबन 15 मिलियन के आसपास बन जाता है, 1.5 करोड़ के आसपास कुछ बन जाता है। कियोस्क को एक्सप्लेन करेंगे क्या? कियोस्क का मतलब जब आप मॉल में किसी में जाते हैं ना, एक होती है शॉप के अंदर घुस गए, एक होता है जिसमें वो लगा हुआ होता है, क्या कहना चाहिए उसे यार, क्या उसको, बूथ जो लगा हुआ होता है, छोटे छोटे जो बाहर अलग से लगे हुए होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा फ्रेंचाइज कोई स्टाइल में लगे हुए होते हैं, वो शिप बनी हुई होती है, कभी वो इस तरह का कैसा केबिन टाइप का जो अलग से बना हुआ होता है ना, जो बीच में रखा हुआ होता है, कोई ज्वेलरी बेच रहा होता है कोई, उसे कियोस्क कहते हैं। उसका एक और नाम कहते हैं उसको, आई थिंक कोई टेक्निकल टर्म कियोस्क है, कियोस्क है, अच्छा उसकी टर्म, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप कह रहे हैं 3 मिलियन के अंदर हो जाएगा, 9 मिलियन पे जाएगा, 9 मिलियन मतलब 90 लाख के आसपास, ठीक है। और अगर आप शॉप पे जाते हैं तो 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ के आसपास बन जाता है। शॉप तो फिर इतना डिफरेंशिएट तो नहीं हो, डिफरेंट नहीं आया शॉप का। हाँ, शॉप 6 मिलियन का डिफरेंस है भाई, 60 लाख बहुत होते हैं। अच्छा, आपके लिए नहीं होते नहीं, वैसे एक बात बता रहा हूँ ना कि क्योंकि जब वो 9 मिलियन तक आ गया तो शॉप की एक वैल्यू है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा है। बात ये होती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत होती है ना, एक कियोस्क आपको हो सकता है लाख रुपए का मिल जाए, शॉप जो है 4 लाख की मिलेगी रेंट पे। तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब असल मसला वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नहीं है। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट का, मैं कह रहा था देखिए ना, डिफरेंस नहीं आ रहा, वैल्यू क्या आ रही 40%। देखिए, ये आपके लिए नहीं आ रहा हो ना, हो सकता है किसी के लिए, किसी के पास हो ही 9 मिलियन, लेकिन आपको जो वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है, जो एक सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट करता है। अब एक परफ्यूम आप एक शॉप, एक कियोस्क में बेचेंगे और एक आप उसमें बेचेंगे, उसका माइंडसेट होता है कि मैं इस जगह पे 3000 रुपए प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है ना, यहाँ पे 3000 का ले लेगा लेकिन वहाँ पे वो 10,000 का भी ले लेगा, ये शॉप के ऊपर। अच्छा, देखिए हमारे केस में तो क्योंकि हमारा ऑनलाइन है तो हमारे तो प्राइस फिक्स है ना, ठीक है। तो अब ये बहुत मैटर भी करता है प्राइसिंग क्या है, ठीक है। जब भी ये डिसीजन होता है ना किसी भी ब्रांड का, वो इस बेसिस पे होता है कि उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका प्रोडक्ट किस तरह का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जैसे एक ब्रांड है अभी हमारे साथ ऑन बोर्ड आया है, उसकी हम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं ए स्टोर के नाम से, ये लेडीज बैग जो होते हैं ना वो सेल करता है। अब ये कियोस्क पे हो ही नहीं सकता, ठीक है, हाँ, हो भी नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें जाना ही आपने शॉप के ऊपर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रांड को लेके आ रहे हैं उसके हिसाब। जैसे ए स्टोर का जो वो बनेगा ना पूरा, वो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास जाएगा, क्योंकि उसकी शॉप छोटी नहीं होगी, शॉप भी बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो रेंट भी बड़ा है, फिर उसके अंदर का जो भी डेकोरेशन हो रही है, जो भी सारी चीजें लग रही हैं वो भी ज्यादा लग रही है। तो फिर इसमें आप प्राइस को कैसे मेंटेन करके सजेस्ट देते हैं? जैसे मिसाल के ऑनलाइन बेच रहा है, वहाँ तो वो अगर एक परफ्यूम ही ले लेते हैं 2000 का बेच रहा है, या वॉलेट ले लेते हैं, सेम रहते हैं, तो वो वहाँ तो एक्सपेंसेस शूट करके तो कैसे मैनेज करेगा वो? अब मैं इसको इस तरह से बताता हूँ आपको कि जब आप ऑनलाइन बेचते हैं ना तो आपका एक मार्केटिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कि मॉल पे नहीं होती।
मार्केटिंग एक्सपेंसिव, क्योंकि आप फेसबुक के ऐड चला रहे हैं, गूगल के ऐड चला रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं उसकी, और ट्रैफिक बिल्ड कर रहे हैं, तो 20-25% चला जाता है। लेकिन मॉल में आप कहते हैं कि ऑलरेडी ट्रैफिक होता है, और आपकी वहाँ ब्रांड अवेयरनेस भी हो रही होती है। क्योंकि देखें इसको इस तरह से लें कि खाड़ी जब आया था ना स्टार्ट में, तो खाड़ी ऑनलाइन तो नहीं था, लेकिन उसने जिस तरह के अपने आउटलेट्स बनाए ना, तो एक ब्रांड इमेज बन गई कि भाई इट्स प्रीमियम ब्रांड। तो जब भी मॉल के अंदर या कोई शॉप आप अच्छी बना लेना, तो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका कन्वर्जन रेट बड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपने अपनी शॉप ओपन की है, वहाँ पे अगर फुटफॉल ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा है, तो आपके वॉल्यूम इतना निकल जाता है कि आप कवर कर जाते हैं। अब ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रेटजीज़ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने मॉल में लिया, लेकिन ऐसी लोकेशन पे ले लिया जहाँ बंदे आते ही नहीं है, आपकी वॉल निकलेगा ही नहीं। तो वॉल्यूम जब नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त मॉल्स भी बहुत कम है अगर देखा जाए तो। हाँ, ये एक चैलेंज भी मैंने भी, जो 3-4 मॉल है आपके पास, उसमें आप एक सिटी में अगर बात करें, मतलब जैसे कराची जैसे सिटी में अगर मैं बात करूँ ना, तो मैक्सिमम 10 से 11 मॉल बनेंगे सब मिला के, न्यू कराची से लेके DHA तक। तो फिर आप उसको ज़्यादातर मॉल ही रिकमेंड करते हैं, अपनी शॉप भी रिकमेंड करते हैं कि आप शॉप पे भी जा सकते हैं? इट्स डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी मेनली, ठीक है। लेकिन मॉल्स में क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी होता है, लोग आते ही इस इंटेंशन से हैं कि बाय करना है, पैसे लेके आते हैं। जबकि जो मार्केट होती है ना, अब ना मार्केट का ट्रेंड कम हो रहा है। अगर आप देखें ना पिछले कुछ 8-10 सालों में, बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स सपोज अब मुझे सिक्योरिटी का इशू है, गंदगी का इशू है, और पार्किंग ये वो सब मसले हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब मुझे कोई शॉपिंग करनी है, तो मैं लकी बन जाऊंगा, मुझे पता है सारी चीजें, हर ब्रांड मुझे मिल जाएगा। तो मैं किसी, मतलब एक टाइम होता था कि लोग हैदरी पे जाते थे, यार हैदरी पे शॉपिंग करनी है, लेकिन अब हैदरी पे जाते तो वो डॉलमेन में घुस जाएंगे या किसी मॉल में चले जाएंगे, बजाय इसके कि वो जो दूसरी शॉप है उसमें जाए। तो वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जो हमें फील हो रहा है। लोग गाड़ी आते प्रॉपर पार्क हो जाती है, तो वो आराम से उसको कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम बात करें, आपके ऑब्जेक्टिव तो मल्टीपल हैं, अब उसको ये गाइड भी करें फ्रेंचाइज वाला। एक अज्यूम मैं केस देता हूँ, अपना ही केस देता, हमने विजिट किया है, अगर हमने फ्रेंचाइज खोलनी है, कि हम कहते हमारा तो भी डिजिटल है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको कैसे गाइड करेंगे? अब हम कहते हैं ठीक है, अभी तक हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको हम लोगों की, यहाँ पे लोगों की भी नीड्स हैं, उनको टी-शर्ट चाहिए, कैप चाहिए, एंड देन हम उसको फ्रेंचाइज पे लेके जाएंगे। ओके, तो आपका जो एम्ब्रॉयडरी वाला वो है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपका जो एम्ब्रॉयडरी क्योंकि ऑनलाइन है ना, ठीक है, अब आप फ्रेंचाइज देंगे, आपके केस में ये बड़ा आसान है, ठीक है। मुझे लगा मुश्किल है, मुझे लगा बोलने में मुश्किल है। नहीं, आपके केस में ये थोड़ा सा आसान इस सेंस में, क्योंकि आपकी अभी जो लीड जनरेट होती है ना, वो होती है टोटल डिजिटल के जरिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्रेंचाइज लेगा तो उसकी लीड जनरेशन आप ही करके दे रहे होंगे, ठीक है। वो तो आपका एक चैनल बना हुआ है ना, ठीक है, उसकी एक अलग वेबसाइट बनेगी, अलग कुछ बनेगा, वो स्किल उसे आना चाहिए, या आप उसको स्किल का रिसोर्स दे दोगे कि भाई फॉर एग्जांपल कि तुमने अगर इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपके बंदों को ट्रेन करूंगा, ठीक है, मैं हायरिंग करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, मार्केटिंग मेरे पास है। हमेशा ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड करता है, ठीक है, वो खुद भी कर सकता है अपने ओन पे, लेकिन जिम्मेदारी ब्रांड की होती है, ठीक है। जैसे सैंडन स्टोरीज है, तो कभी भी हमारा जो फ्रेंचाइजी है वो नहीं करता मार्केट, उसे इतना आता तो वो खुद ही अपना ब्रांड बना लेता है ना। सही है। तो आपके केस में आसान इसलिए कि आपका है ही डिजिटल प्रोडक्ट। तो और फॉर एग्जांपल मैं आपके पास, या ये भाई आते हैं, ये बोलते हैं यार मुझे फ्रेंचाइज चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं आपको इसकी फ्रेंचाइजिंग दूंगा, इसमें फ्रेंचाइजिंग में आपके एक फ्रेंचाइज फीस लूंगा जो कि एक अपफ्रंट फीस होगी, और जो भी आपकी मंथली सेल होगी उसकी मैं एक रॉयल्टी लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपसे फ्रेंचाइज फी लूंगा ये एक सर्विस फीस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं रिलीजियसली कि फ्रेंचाइज फी आप नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है, मंथली कोई चार्ज नहीं कर सकते, नहीं मंथली का चार्ज कर सकते हैं। जैसे ब्रांड बोलता है ना मैं फ्रेंचाइज फी ले रहा हूँ, जिसपे रिटर्न में कुछ दे नहीं रहा होता वो एक्चुअली, वो सिर्फ नाम देने के लिए, हाँ, तो वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलेंगे यार मैं सर्विस चार्ज लूंगा, उस सर्विस वंस यू गेट प्रॉफिट तो फिर आप दे सकते। तो अब क्या है, सर्विस चार्ज में क्या करूँगा मैं कि भाई आपका जो है वो वेबसाइट पूरी डेवलप करके दूंगा, आपके जो बंदे हैं उनकी हायरिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी ट्रेनिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आपने जगह पे जो मशीन्स वगैरह लेनी है वो आपने अपना एक्सपेंस करना है, ठीक है। तो आपने एक बजट बनाया कि मेरी फ्रेंचाइज फी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन है, 3 मिलियन है, जो भी आपको लगता है, ठीक है, वो आपने एक बनाया। आपने अपनी जो मशीन्स वगैरह हैं उसकी एक कॉस्टिंग निकाली, आपने एक जगह की कॉस्टिंग निकाली कि यार इतनी बड़ी जगह तो आपको चाहिए होगी,
तो आपने बता दिया उसे कि यार आपकी जो अपफ्रंट सब चीज़ें मिला के कॉस्टिंग आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल 8 मिलियन आएगी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब आपने उसे बता दिया, उसने बोला हाँ ओके डन है। फिर आपने पूरी SOPs बनाई कि भाई ट्रेनिंग कैसे होंगी, उसको पहले बताना है आपने कि भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होगी। फिर आपने SOPs बनाई कि यार ये जो मार्केटिंग वगैरह होगी इसकी लीड्स आपके पास कैसे वो हो रही होगी, और फिर जो लीड कन्वर्ट करने वाला बंदा है उसको ट्रेनिंग होगी कि भाई कैसे इनको कन्वर्ट करना है, कैसे बात करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होगा कि वो जो बंदा है वो फिर उसका अलग ऑफिस हो गया, सब कुछ हो गया, वो चला रहा है, और जो लीड्स आप जनरेट कर रहे हो वो उसके पास जारी ड्राइव हो रही है। अब उसके अंदर आप रॉयल्टी ले सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर, या प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो कि भाई मंथली जो भी जनरेट हो रहा है उसका फॉर एग्जांपल 30% या 40% प्रॉफिट मेरा है, बाकी आपका है प्रॉफिट, ठीक है। या तो मैं बोलूँगा कि 7% रॉयल्टी लूँगा, 8% जो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस आपके केस में आसान इसलिए कि बाकी फिजिकल जनरेट इतने ज़्यादा नहीं है, और फिजिकल लीड आप खुद अपने लिए जनरेट कर रहे हो तो आपको पता है, क्योंकि मेन मसला यही होता है कि भाई वॉल्यूम कैसे आएगा, कस्टमर कैसे आएगा। आपके केस में क्योंकि डिजिटल है, आपके सारे चैनल बने हुए हैं, तो आपको पता है कि मैं इसके लिए कस्टमर बना लूँगा, और वो फिर सारा हैंडल भी कर लेगा, वो सारा हैंडल भी कर लेकिन लेगा। हमारा भी तो बेसिकली US बेस्ड है, तो थोड़ा सा एक ये चैलेंज आएगा कि लोकल कस्टमर बेस नहीं है। हाँ तो हाँ, फिर वो एक लोकल नहीं तो आप उसको लोकल कस्टमर पे क्यों दें, आपको US बेस्ड कस्टमर दे दें, वो सारा काम खुद कर ले, हाँ, और उसको लीड ड्राइव करके दे दें, लीड ड्राइव करके दे दें। देखिए इसमें आपको क्या फ़ायदा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये क्यों कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं तो अपना कंपेटिटर खड़ा कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना, दिमाग में, ठीक है। ये बात, लेकिन आप ये देखें कि मेन चीज़ जो लीड जनरेशन है वो आप कर रहे हो, हाँ, वो आप उसे नहीं दोगे, क्योंकि जो होता है ना, जैसे रेस्टोरेंट है तो रेसिपी अपने हाथ में होती है, मार्केटिंग अपने हाथ में होती है, बाकी सब चीज़ें आप बताते हो, ठीक, सही है। तो वो मेन कोर है, वो एक तो चीज़ आप यार। दूसरी चीज़ ये कि यार US इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि और भी आ जाए ना प्लेयर तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी उसके पास एक ये जो चैलेंज मुझे लगता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको रिसोर्सेज बने, क्योंकि हमारे यहाँ जो ना भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज बहुत महंगे होते जा रहे हैं, हाँ, इक्विपमेंट्स, ये पहले ये नहीं था, अब सिस्टम खरीदना है तो आपको $100 में मिल जाता था, हाँ, अब तो भाई वो हाँ, पूछेंगे, इस पे उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्ट करेगा। उसका ये जो भी मुझे चैलेंज जो भी दिख रहा है इस वक्त करंटली, माइट बी पॉसिबल कि जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सिस्टम है ना वो बहुत महंगे हो गए। तो वो अगर रिसोर्सेज लेके बैठता है तो वो उसका अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, अज्यूम करता अपने फ्रेंचाइज दे दी, उसने अगर डिसमैनेजमेंट की, स्टार्टिंग में उसको नहीं पता होगा कि मैंने पूरे दिन ऐसी खोल के रखा है, तो ये आप SOPs में लिखोगे कि फिर ये SOPs का पार्ट होगा कि क्या करना है, चेकलिस्ट होता है ना कि ये करना है, इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। अगर आपने थोड़ी सी डिसमैनेजमेंट आउट की तो आपका, तो एज अ ब्रांड आपका काम ही होगा, आपके पास वो आई इसी वजह से रहे कि आप उसे ये सारी चीजें प्रॉपर करके दें, क्योंकि अगर वो गलती जरा सी भी करेगा ना, अगर रिसोर्सेज को थोड़ा सा भी उसे मिसमैनेज किया, तो हमारे यहाँ हर चीज़ इतनी रिसोर्सेज, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ले लें इतनी महंगी है कि वो फिर आउट ऑफ द बजट जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जो रेस्टोरेंट्स भी बंद हो रहे हैं वो उसी वजह से बंद हो रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऐसी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और देखिए मैंने ना अभी एक बिजनेस बाय किया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी तकरीबन कोई 3 लाख रुपए के आसपास ना, मैंने बाय किया, अगले महीने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई 2,20,000। तो मैंने कहा ये कैसे हो गई, ऐसा क्या कर दिया मैंने 1 महीने में। तो हमने देखा कि जो रेंट है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का रेंट जब मैंने लिया था तो 1 लाख रुपए था, और जिस टाइम पे 1 महीना गुजरा, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 महीने गर्मी बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा, तो उसका जो रेंट हुआ वो 170 हो गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी छोटे बिजनेस के लिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ बड़े बिजनेस, हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस लोकेशन का बिल कोई 50,000 रुपए के आसपास था। अभी अगर आप उसको, मैं भी नहीं रकम बता सकता, वो तकरीबन मल्टीप्लाई 500, 5 लाख का भी आया, अभी 7 लाख का भेज देते हैं। वो ऐसे भेजते हैं जैसे कि हमारे यहाँ तो कुछ इवन तो अभी हो गए, जो मेरा एक डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से महंगे तो जितने वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मैंने बोला जितने आप लोग महंगे नहीं हो, इतना बिजली पड़ रही है। मतलब अब इलेक्ट्रिक के बगैर काम नहीं है ना, इंटरनेट के बगैर, इलेक्ट्रिक से हम कंप्यूटर चलाना है हमने, तो वो इटसेल्फ इतना महंगा पड़ रहा है। और अब ऐसे ही नहीं रोक सकते, या तो क्या करें, क्या उनको वो नहीं था तो पुराने दौर के अंदर जब होटलों पे काम करते थे टी-शर्ट पहन के वो या बनियान पहन के बैठा देते थे और वो काम करें, या तो फिर वो वाला सिस्टम करें, ओपन गेट करें, बनियान बनाएं इनको और कंप्यूटर पे काम करने दें, तो जाके आपका कोई प्रॉफिट आ सकता है। अगर आप उसको प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉपर बिठा रहे हैं और उसको ड्रेसिंग वगैरह कराएंगे तो बहुत मुश्किल है। अभी मैं तकरीबन 100-150 लोगों के साथ मिला और काफ़ी लोगों के साथ मिला, तो सबका जो अभी इशू है ना, तो इन हाउस एम्प्लॉय को मेंटेन करना है IT की कंपनी के अंदर इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक का पर हेड ऑलमोस्ट 20,000 से 30,000 के दरमियान में पर हेड आ रहा है। वो काम करे
ना करे। ना करे, उससे इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अभी तो मैंने देखा है बहुत सारे 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूँ, 300-350 लोगों की कंपनी, आईटी कंपनी रन कर रहे हैं टोटली रिमोट। तो अब जो कॉन्सेप्ट है ना, रिमोट अगर जितना काम आप करवा सकते हैं ना, डिजिटल वाला, कंटेंट राइटिंग वाला, मतलब जो घर बैठ के हो सकता है, जिसमें फिजिकल किसी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप जो है वो रिमोट पे लेके चलें। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री पे भी आप कहते हो कि मेरी डोमिनेंसी ज़्यादा है? मतलब हम कहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री कैटेगरी है, तो इसमें हम लोगों के पास लोग ज़्यादा हैं जिसमें बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग हो हाँ, गया। बस 3 कैटेगरी हैं जो बड़ी हॉट है। फर्स्ट इज ई कॉमर्स, ठीक है, लोकल ऑब्वियसली, जब मैं ई कॉमर्स की बात करूँ, हम लोकल उसमें ही काम करते हैं। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोकल ई कॉमर्स प्राइवेट लेवल है। अंडररेटेड है मतलब? अंडररेटेड है, मतलब बहुत सारे लोग अमेजोन के ऊपर इतने लाखों डॉलर लगा रहे हैं लगा देते और कोई रिटर्न नहीं है। मतलब मैं ऐसे, मेरे एक दोस्त है, वो एक, मैं बहुत सारे लोगों को जानता ठीक हूँ। है, वो मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड मैनेज कर रहा है जिसकी मंथली पीपीसी सिर्फ जो है $2-3 मिलियन है, ठीक है। ऐसा है, तो बिल्कुल इस है। तरह से लोगों को जानता हूँ और उनके दोस्त हैं। तो अमेजोन पे इतना पैसा लगा के भी रिटर्न नहीं आता, लेकिन वही पैसा अगर इस टाइम पे आप पाकिस्तान के प्राइवेट लेवल ई कॉमर्स ब्रांड बना देना, यू विल मेक अ ह्यूज अलॉट ऑफ मनी। लेकिन लोग भी तो नहीं मिलते हैं यार देखिए, टीम बिल्डिंग जो है ना, हमारे यहाँ लोगों के साथ मसला पता है क्या है, वो रिसोर्स में ना पैसा खर्च करना नहीं चाहते, ठीक है। या देखिए, आपको ना ट्रेनिंग पे थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। ये तो एक आसान है कि भाई लोग नहीं मिलते, अब नहीं मिलते तो क्या करें भाई, करना तो है ना आपने, तो ट्रेन करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहली नहीं तो चीज़ इस तरह के बिजनेस मिल जाएंगे जिसमें लोकली हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेनली जो है ना, प्राइवेट लेवल ई कॉमर्स पाकिस्तान में अगर लोग इन्वेस्ट करें ना, तो इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। और एग्जिट बेस के थ्रू, बजाय इसके कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, आप जो रनिंग ई कॉमर्स प्राइवेट लेवल चल रहे हैं ना, जिनका मंथली रेवेन्यू 40 से 50 लाख रुपए है, उनमें आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि फ़ायदा ये है कि जो 40 से 50 लाख का रेवेन्यू कर रहा है ना, 2-3 चीज़ें हो चुकी हैं। वन इज़ कि जो 40 से 50 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, वो कम से कम भी 2-2.5 साल से रन कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक ट्रस्ट फैक्टर हो गया कि यार बंदा मेहनती है, काम कर रहा है। सेकंड इज 40 से 50 लाख का मतलब ये है कि उसकी सप्लाई चेन समहाउ डेवलप हुई हुई है, ठीक है। 50 लाख एक अच्छा अमाउंट है, तो वो डेवलप हुई हुई है, प्रोडक्ट मार्केट फिट काइंड ऑफ हुई हुई है, ठीक है। अब बस उसे पैसे चाहिए इन्वेंट्री के लिए और मार्केटिंग के ऊपर और थोड़ी टीम बिल्डिंग के ऊपर। तो आपका जो रिस्क फैक्टर है ना एज ए इन्वेस्टर, वो बड़ा कम हो जाता है, ठीक। और उसके अंदर ये पोटेंशियल है। अच्छा, अब हम क्या बोलते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने प्राइवेट लेवल ई कॉमर्स में, लोकल ई कॉमर्स में अगर इन्वेस्ट करना है ना, ठीक है, तो आप 1-2 चीज़ें देखें। पहले ये 2-3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ ये देखें कि जो उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इस लाइक हो कि अगर वो ई कॉमर्स के अंदर बहुत ग्रो हो जाए ना, तो उसकी रिटेल आउटलेट बन सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर आप बोल रहे हैं? नहीं, एज अ ब्रांड, हाँ, एज ए इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ। एज ए इन्वेस्टर जब वो देख रहा है, तो पहली चीज़ ये देखे कि भाई 5 से 6 मिलियन उसका मंथली रेवेन्यू हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखे कि भाई वो 2 से 2.5 साल मिनिमम ड्यूरेशन हो चुका हो चलाते हुए। तीसरी चीज़ वो ये देखे कि यार इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है जो भी ब्रांड का, वो इस तरह का है कि अगर यार अगले 2 साल में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ये ग्रो हो जाता है, तो क्या इसकी रिटेल आउटलेट बन सकती है, नहीं बन सकती। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी रिटेल आउटलेट नहीं बन सकती, ठीक है। कुछ हैं जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, उसकी रिटेल आउटलेट बन सकती है, सैंड एंड सोइस में हमने किया हुआ है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अबाया है, उसकी रिटेल आउटलेट बन सकती है, क्योंकि आप हर मॉल में देखते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ ये देखें कि यार अगर रिटेल, क्योंकि एक्सपेंशन देखनी है ना कि यार क्या पोटेंशियल है, होता है नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन जब डिसीजन ले रहे हैं उसमें ये चीज़ देखें। चौथी चीज़ आप ये देखें कि यार रिटेल आउटलेट बन सकती है, ठीक है। अच्छा, रिटेल आउटलेट का मतलब क्या है, उसकी फ्रेंचाइजिंग भी हो सकती है, राइट। चौथी चीज़ ये देखें कि क्या इसकी एक्सपोर्ट पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपोर्ट में मसले हो सकते हैं, तो उसकी तरफ आप ना जाए। क्योंकि रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई ज्वेलरी ब्रांड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड जो होता है, वो हो सकती है इसी तरह। लेकिन परफ्यूम वाले ब्रांड में लास्ट वाली चीज़ मुश्किल है, एक्सपोर्ट मुश्किल है, क्योंकि लिक्विड मटेरियल है, हाँ, तो मसला होगा आपका, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आपने जब डिसीजन लेना, आपके पास तो ऑप्शन है ना, तो उस टाइम पे आप ये सारे 4 ऑप्शन देखें। आपको अगर लगता है कि सारी चीज़ें टेक है, फाउंडर अच्छे समझ में आ रहे हैं, एग्जिट बेस की तरफ से ड्यू डिलिजेंस का आपको टेक मिल चुका है, आपने खुद भी कर ली है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट उस पर दरकार होगी अगर हम बात करें? देखिए, इसी ब्रांड की बात कर रहे हैं कि 5 मिलियन की वो सेल्स कर रहा है, मिनिमम इक्विटी तो अलग होगी।
मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन, ठीक है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन होती है। 10 मिलियन में इतना बंदे के पास पैसा आ जाता है कि अगर वो 5 मिलियन पे खड़ा हुआ है ना, तो अगले 1.5 साल में वो 5 मिलियन से बढ़ा के अपना मंथली रेवेन्यू 20 मिलियन तक लेके जा सकता है। विच मीन्स कि 2 करोड़ रुपये अगर मंथली कोई रेवेन्यू कर रहा है ना, तो आपका अगर 10% 15% भी इक्विटी है ना, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप लकी हैं और वो फ्रेंचाइजिंग पे चला जाता है, एक्सपोर्ट पे चला जाता है, तो इससे अच्छा आरओआई हो नहीं सकता। हमें तकरीबन इक्विटी की बेस पे जाएंगे, 20% इक्विटी दे देगा, 30% अराउंड इतना, ठीक है। क्योंकि देखें मेन चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इक्विटी लेंगे ना, तो फाउंडर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब उसका इंटरेस्ट लूज हो गया तो वो आपके पैसे डुबा देगा। वो बोलेगा यार मेरे तो ज़्यादा वही नहीं, क्योंकि लोग हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बोलते हैं यार सामने वाले को खा जाओ। भाई आप इंटरनेशनल माइंडसेट रखो। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप पैसे लो, बहुत ज़्यादा इक्विटी नहीं लेते। वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर दे के भी कोई 10-12% इक्विटी ले रहे होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्टेज के ऊपर है। लेकिन इस तरह से हो रहा होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, भाई मैं 10 लाख दे रहा हूँ, 50% इक्विटी दे दे। ओ भाई तू 10 लाख, पहली बात तो 10 लाख में आजकल होता क्या है, और वो हो सकता है उसका इतना इन्वेस्टमेंट ही ना हो, 10 लाख करके एग्जिट कर देगा, तुम्हें 50% ही दिया। हाँ 50, लेकिन वो 50% का, जीरो का 50% का क्या करोगे। अच्छा एक और चीज़ फाउंडर्स को भी मैं बता रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है ना, तो कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट लो कि आप 1.5 साल तक चल सको। तो आप पूरी कैलकुलेशन करो कि यार मेरा मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट इतना है, ठीक है, मुझे इन्वेंट्री के लिए इतना चाहिए, मुझे मार्केटिंग के लिए इतना चाहिए, और एक बजट बना के मांगो, ठीक है। हमारे यहाँ फाउंडर क्या बोलते हैं, अब 20 लाख रुपए मिल रहे, ले ले, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब उसमें क्या होता है, अच्छा इन्वेस्टर भी क्या होता है, लालच में, क्या 20 लाख रुपए में 30% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, ले लो। भाई एक बात बताओ, आप खुद बिजनेस कर रहे हो, एक छोटा सा ऑफिस, इसका जो सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, जिसमें भी सैलरी इंक्लूड नहीं है, वो तकरीबन लाख रुपए बन जाता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें मिला के, ठीक है, ज़्यादा बन जाता है मिनिमम। तो भाई 20 लाख का मतलब है 1.5 साल में तो सिर्फ तुम्हारा रेंट ही नहीं करेगा, बाकी क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये ख्याल रखना ज़रूरी है, इन्वेस्टर को भी, उसको भी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अच्छा अगर ये नहीं करता है, दोनों में से कोई ये गलती करेगा ना, तो ये गारंटी है उसके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। ये मैं ई कॉमर्स प्राइवेट जिसमें प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो फॉर एग्जांपल एसईओ सर्विसेज दे रहा है या कोई डिजिटल एजेंसी है, तो उसमें शायद 20-25 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट हो, क्योंकि वो घर से काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मार्केटिंग पे स्पेंड होता है, फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं है, और अगर कोई क्लाइंट आया तो आरओआई अच्छी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ई कॉमर्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कि लोग बोलते हैं कि यार, पर लोग ना हर बिजनेस को इसी तरह से ट्रीट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो लोकल प्राइवेट ई कॉमर्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत ग्रोथ है। सेकंड इन्वेस्टमेंट ये है कि अगर आपने करनी है तो वो जो डिजिटल एजेंसीज़ हैं, डिजिटल एजेंसी जब, या आईटी एजेंसीज़ की मैं बात करूँ ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, या XYZ जो भी डिजिटल फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, वो अगर है छोटी स्टेज पे 3-4 लोगों की टीम है, आप उस पर इन्वेस्ट करें। उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका आरओआई बहुत ज़्यादा है। अगर वो चल गई तो आपको पता है। मुझे तो लगता है इन लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता, जो 4 लोग काम करें, 5 लोग काम करें। ये तो आपको ये है आपके पास, ये हमारे पास बहुत आते हैं। अच्छा, बहुत हमारे पास बहुत आते हैं, ठीक है। और तो बेचारे पैसे भी बहुत कम मांगते होंगे, क्योंकि पैसे उनको पता ही नहीं होता है। हाँ ठीक है। अच्छा हम इसमें ना एग्जिट बेस ना, क्योंकि देखिए हम मीडिएटर हैं, तो हम दोनों को गाइड करते हैं। ना इन्वेस्टर हमारा सगा है, ना फाउंडर हमारा सगा है। हम ये देखते हैं कि भाई, क्योंकि जब हम शरिया कंप्लाइंट जा रहे हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी चीज़ करो जिसमें दोनों को फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म पे फटने के चांसेस कम हो। एक तरह से आपने शार्क टैंक खोला हुआ है लोगों का। हम डिजिटल शार्क टैंक हैं, हाँ, ठीक है। बेसिकली जो मुझे अब समझ में आया ना, जो अल्फाज मुझे मिला, तो बेसिकली आपने शार्क टैंक खोला हुआ है, बिल्कुल, और रियल टाइम पे ऑनलाइन खुला हुआ है। आप उस पर जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बच्चे उठा सकते हैं, अपनी पसंद के लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अब आप नया नाम रखेंगे शार्क टैंक पाकिस्तान .pk, डिजिटल शार्क टैंक पाकिस्तान, डिजिटल शार्क, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया आपकी, ठीक है। तीसरी जो है, तो पहला ई कॉमर्स हो गया। दूसरा आपका ई कॉमर्स इसलिए है कि वो ज़्यादा हॉट है, उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, और ई कॉमर्स से हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी को और सर्कुलर जो इकॉनमी है उसको फ़ायदा होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। सेकंड सॉफ्टवेयर वाली चीज़ तो एक हाई एंड हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो आपकी रेस्टोरेंट, हमारी, मैं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, और उसकी फ्रेंचाइजिंग में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा इन तीनों का रिस्क फैक्टर ना अलग अलग है। जो फ्रेंचाइजिंग है उसका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है। सॉफ्टवेयर वाला जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन मीडियोकर है, ठीक है।
लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, जो बहुत सारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और ई कॉमर्स मुझे लगता है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। फॉर एग्जाम्पल, आज एग्जाम्पल देता हूँ, आज से 6 साल पहले या 5 साल पहले सेंड एंड स्टोरीज में किसी ने अगर डाला होता 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और वो 10-15% का अगर इक्विटी पार्टनर बन चुका होता तो अभी वो मज़े कर रहा होता। तो हमारा थीसिस ये है कि भाई अभी उसमें डाले जो इन्वेस्ट करो, कर रहा है जो इनिशियली है अभी, जो इनिशियली है, जिसने ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, आप सारी ड्यू डिलिजेंस करके इसमें डालो। और यकीन करो कि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो 4-5 साल का जहन में रखो। ये नहीं कि मंथली आएगा। अच्छा, हम एक और चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ लोग ई कॉमर्स, खासतौर पर इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन्वेस्टर पर्सोना भी डिफरेंट है। एक इन्वेस्टर बोलता है यार मुझे मंथली चाहिए, तो भाई तुम ई कॉमर्स में भी ना जाओ ना उसमें जाओ, तुम जो है वो ऑलरेडी ऐसे बिजनेस में जाओ जो छोटा बिजनेस है, जो तुम्हें मंथली बेसिस पे देता रहे। ग्रोथ की कोई टेंशन नहीं है, वो बस लाख रुपए दे रहा है तो वो तुम्हें अगले 5 साल तक भी लाख ही देगा या 1,20,000 कर देगा। तो इसलिए रिस्क भी कम है तो ग्रोथ भी कम है, ठीक है। ग्रोथ करनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ग्रोथ वाले में कम से कम भी 4 से 5 साल का वो होना चाहिए सब्र। स्ट्रेटेजिकली भी अगर जैसे भी ट्रस्ट लेवल का हमारा इशू होता है तो पहले छोटे में कर ले, ताकि उसका थोड़ा ट्रस्ट लेवल हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी ये मैं आप बता रहे हैं, मुझे तो आइडिया है क्योंकि मैंने तो पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग की है। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें हमने 50 लाख के ऊपर मंथली 1,20,000 रुपए भी रिटर्न ले रहे हो, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि भाई आप नहीं ले सकते ना, तो आप मंथली रिटर्न वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। एक पाकिस्तान में अच्छी लाइफ गुजारने के लिए एक अच्छा रिटर्न है, 50 लाख का आपको ये मिल रहा है, बहुत है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो ग्रो हो चुके हैं, जिनके पास 5-6 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है बैंक में, जैसे आईटी के जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पड़े हुए होते हैं हमारे पास, ऐसे कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखें, इंडिया या यूएस जो ग्रो हुआ है ना, वो हुआ ही एंजल इन्वेस्टमेंट की वजह से। पाकिस्तान में, अच्छा देखें, एक और चीज़ भी ध्यान में रखें, एंजल इन्वेस्टमेंट चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाहे यूएस में या किसी भी दुनिया के खत्ते में हो, हमेशा आप 10 में इन्वेस्ट करोगे, एक आपको ग्रो करके सारा रिटर्न करेगा। यही होता है। तो मेंटली ये माइंडसेट बनाओ कि यार मैंने इन्वेस्ट करना है, 10 में करूंगा, एक ऐसा ग्रो होगा जो 10 की। लेकिन वो मोमेंटम भी तो आप ऐसा क्रिएट करो जिससे इकोनॉमी भी एक क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि आपने 10 लोगों को काम ने 10 ने ट्राई किया, अगर 2 भी निकल गया तो मुल्क को भी फायदा है। अब वो 10 की जगह तो लोग बोलते हैं चूना लग गया। अभी भाई चूना नहीं होता, बिजनेस है ही ऐसा, आप खुद कर लो ना, आप खुद करो। जब आप, अब जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद स्टार्ट किया, बंद करना पड़ गया, ठीक है। आपने भी हो सकता है 2-3 चीजें ट्राई की, हमने भी ट्राई, जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, वो उसके फेलियर बहुत होते हैं। वो तो हम सिर्फ वही बातें कर रहे होते हैं पॉडकास्ट पे जो है सक्सेस हो गई हमारी, फेलियर बताता भी नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो सबसे पहला स्टार्टअप किया था, हमने किया था हैप्टिका के नाम से ना। वो हमने क्या किया था कि गेमिंग होती है ना, तो जब गेम खेल रहे होते हैं तो आपको हैप्टिक फीडबैक आता है सिर्फ उसके ऊपर, जो आपके क्या कहलाता है यार, ये रिमोट जो होता है उसका ना। लेकिन हमने एक गैजेट ऐसा बनाया था कि वो अपनी पूरी बॉडी पे पहने, तो अगर आपको कोई शूट करेगा ना गेम के अंदर, तो आपको बॉडी पे एक्चुअल फील होगा उसी जगह पे, ठीक है। अब हमने पाकिस्तान में बना लिया था, क्योंकि मेरा रोबोटिक्स का पूरा बैकग्राउंड है। अब पाकिस्तान में वो चीज़ थी 50,000 रुपए की, फेल हो गई, वो लोग पे ही नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था कि 50,000 की जो चीज़ बन रही है तो उसकी इन्वेंट्री बनाने के लिए 50 लाख रुपए भी चाहिए, उस टाइम हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फेलियर्स हैं। तो भाई ये फेलियर होते हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जहन में रखो, आप बड़ा दिमागी ना सुकून पीसफुल रहोगे कि आपने ये जहन में रखा हुआ है कि 10 में करूंगा, 1 मुझे देगा। इंटरनेशनल वीसी ऐसे ही काम करता है और ये होता है। अभी आपको करंटली क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? लोगों को समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या एक दूसरे को एक्वायराइजेशन में, जो कहते हैं हर बिजनेस के कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसको वो कवर करता है, तो क्या करंटली चैलेंजेस आपके पास अभी आ रहे हैं? हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये, हमारे पास इन्वेस्टर बहुत है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि इस टाइम पे अगर हमारे पास बिजनेस अच्छा हो ना, तो 20-25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। ये वो है जिसके ऊपर हमने कोई मेहनत नहीं की है, 20-25 करोड़ की ऐसी इन्वेस्टमेंट है। एक स्टार्टअप या ऐसा बिजनेस जिसकी पूरी फाइनेंसिंग हो A to Z, ये ढूंढना मुश्किल काम है हमारे लिए। हमारे माइंडसेट नहीं है ना, माइंडसेट नहीं है। तो आजकल हम जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसको फाइनेंशियली ना अपने लिए ही कम से कम उसकी सारा रिकॉर्ड रखो पहले दिन से। आप ये रखोगे, आप अपने साथ फेयर रहोगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, आपका बिजनेस फ्लिप भी अच्छे पैसों में होगा और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप ये चीज़ नहीं करोगे,
तो फिर वही रद्दी के दामों में आपको या तो बंद करना पड़ेगा या फर्नीचर बेचोगे। असल में जब भी वो शुरू करते हैं तो नॉर्मली भाई दोस्त रिश्तेदार के साथ ही शुरू करते हैं, तो वो फिर इसी चक्कर में फंसे तो हुए हैं। हम इसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, जो हमारा कोर है ना इस टाइम पे, वो ये है कि भाई आपने बिजनेस जब स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उसकी पूरी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो वो फिर टैक्स से भागते हैं, हाँ तो वो ये सबसे बड़ा मसला है जिसके चक्कर में फिर पूरा लॉस होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो टैक्स ना पे करने के चक्कर में यार क्या honestly 16% speaking देखें, 70%। पाकिस्तान में ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आपको 2 बुक्स लेके चलनी पड़ेंगी, उसके बगैर कोई हल है नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये हमें बोलना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा ना कोई हल है नहीं। अगर कोई बोले ना कि मैं फुली कंप्लाइंट होके जाऊंगा, तो वो बेचारा प्रॉफिट नहीं बना सकता पाकिस्तान में। सीरियसली बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में तो बिल्कुल नहीं बना सकता। क्योंकि वो जैसी लिमिटेड कंपनी है इस पे जाता है तो और ज़्यादा कंप्लाइंस लग जाती है, बिल्कुल वजह ऐसे से कि वो, मैं खुद इटसेल्फ 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया है प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैंने ऑन कर ली तो इतनी कंप्लाइंस आ जाती है, तो मैंने कहा भाई इसको तो ख़त्म करो, सोल प्रोप्राइटर पे आ जाओ। सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ही नहीं मिलता। ये यार यकीन करो, मैंने यहाँ से बैठ के, मैं जब यहाँ से बैठ के भी मैंने किया, मैं जब यूएस गया ना, तो मैंने अपनी कंपनी बनाई 2 घंटे में, और तीसरे घंटे में मेरे पास बैंक का कार्ड था। आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन, ठीक है, आई एम अ पाकिस्तानी सिटीजन। यहाँ साली प्राइवेट लिमिटेड बनती है महीनों में, और फिर उसके बाद बैंक से जो अकाउंट खुलाने जाओ वो आपकी ज़िंदगी अज़ाब कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी रिलेटिवली आसान हो रही है, वरना हमारा बेचारा फ्रीलांसर अकाउंट ही नहीं बना पाता था। वो बोलते, मतलब अजीब है हमारे यहाँ ना, थोड़ा सिस्टम आउट है अभी भी। मैं रिकमेंड लोगों को यही करता हूँ ऐसे भी खोल ले, तो या फिर जुगाड़ करते कि प्राइवेट लिमिटेड खोल ले, क्योंकि आपको फाइनेंस दिखाना है। उसके बाद पीछे जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा होता है, प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो जरूरी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड आप पहले सोल पे चलें, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर पे चलें आप, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ पार्टनर है तो पार्टनरशिप के ऊपर चलें। तो फिर सोल पे फिर आप इक्विटी कैसे शेयर कराएंगे, ये तो फिर एक अलग टॉपिक आ गया। हाँ, अब ये इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखें आप जो प्राइवेट लिमिटेड पहले चले जाएंगे ना, क्योंकि पता नहीं है आपको बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अब आपने प्राइवेट लिमिटेड खोलना जितना मुश्किल है ना, उतना बंद करना चला रही है। हाँ, वो बहुत उसको बंद करना शायद बंद ही नहीं होती है। मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं चाह रहा हूँ बंद हो जाए। वो बोला नबील भाई ये बंद नहीं होगी जो मेरा अकाउंट है। मैंने क्यों? बोला इसका इधर भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, इधर भी एप्लीकेशन। बोला यार इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करो, बस हर साल जो वो करते रहेंगे। मैं सीरियस बता रहा हूँ। बिल्कुल तो मैंने भी की है। पहली चीज़ तो ये कि आप सोल प्रोप्राइटर खोलो, ठीक है। पार्टनर हो तो पार्टनरशिप डील कर लिया आपने। हाँ, जब इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ा हो गए आप, ऐसी बात है, जब इन्वेस्टमेंट लोगे इसका मतलब आपका रेवेन्यू अगर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल चुका होगा यार मुझे अब लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, अगले 10 साल की है। उस टाइम जब इन्वेस्टर आ रहा है तो उस टाइम आप प्राइवेट लिमिटेड बना के उसके साथ मिलके कंपाइल कर लें। और वो भी अभी रिसेंटली हमने एक इन्वेस्टमेंट की है ई कॉमर्स बिजनेस में ना, ठीक है। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की, अच्छा जो इन्वेस्टर थे हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज थे, ठीक है। तो हमारे पास आया एक ब्रांड के यार इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमने इन्वेस्टर से बात की, ओवरसीज़ थे वो, उनका उस इंडस्ट्री से रेलिवेंसी बनती थी। स्टार्टअप का नाम भी बता देता हूँ, फ्लेक्स शॉप के नाम से आईफोन के केसेस सेल करते हैं, ठीक है। तो उनको हमने कनेक्ट करवाया, सिनर्जी मिल गई सारी, उनकी बुक कीपिंग वगैरह बड़ी मैनेज हुई भी थी, तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करवा दी। उससे पहले वो सोल प्रोवाइडर पे चल रहे थे, अब हमने प्राइवेट लिमिटेड बना दी उनकी, बस अल्लाह खैर से अल्लाह। अभी तो बेचारे वो मतलब उनका मैनेज हो गया। मुझे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी ना थोड़ा कभी कभार डर लगता है। वो थोड़ा लेकिन हमारे केस में इसलिए बनाना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी का मसला है ना, इक्विटी का मसला है। और फिर एसएमई में भी इक्विटी आ जाती है, वो नहीं करते एसएमई में, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसमें भी आ जाता है, उसमें भी ये चीज़ हो जाती है। लेकिन एक और भी होता है, एओपी भी होता है। एओपी होती है पार्टनरशिप, एक होती है सोल प्रोप्राइटर, एक होती है एओपी पार्टनरशिप होती है, और फिर प्राइवेट लिमिटेड, और एक अभी आई है लिमिटेड लायबिलिटी के नाम से, ये एसएमई जो आई है एलएलसी। हाँ, एलएलसी कहलाती है। 4 वो तो यूएस बेस्ड है एलएलसी, यहाँ पे भी आ गई है। एक है एसएमई, इन्होंने एक और ऑप्शन कराया है जो कि जो स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेशन करके कुछ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहलाती है एसएमई। वो हम इन छोटी कंपनीज को बोलते हैं, लेकिन रजिस्टर जो मेरी नॉलेज है ना, अच्छा वो एंडिंग में एलएलसी लगता है उसके। हाँ, एलएलसी होती है वो एक्चुअली, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो वो प्राइवेट लिमिटेड और सोल प्रोप्राइटर का काइंड ऑफ मिक्स, उनका वो कॉम्बिनेशन बीच में उन्होंने कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश की है कि लोग अगर प्राइवेट लिमिटेड से डर रहे हैं तो वो इस साइड पर आ जाए, अदरवाइज तो वो एलएलसी के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो कंप्लाइंस है वो कम हुई है। फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो उसको कि क्या चेंजेस करने वाले? एक तो मुझे लगता है नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। नहीं, नाम का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसका रीज़न ये है कि ब्रांड नेम एक बिल्ड हो गया है,
उसकी अपनी मतलब, क्योंकि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ खुद, तो हमारी ब्रांड नेम की सर्चेस ज़्यादा हो गई हैं, तो हम वो वाला अच्छा। रिस्क लेंगे नहीं ना, ठीक है। लेकिन दूसरी इसका तो एसईओ पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा, ये लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सर्च कर रहा होगा। ये हम भी सोचते थे। नहीं, कौन सर्च करेगा बाइंग बिजनेस इन पाकिस्तान? पता है सर्च होते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसी एक्सपर्ट हूँ ना, तो जब भी हम कर रहे थे तो हमने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है। और लेकिन हमारी सरप्राइज, अच्छा हमने, क्योंकि ना जब आप एसईओ करते हैं ना, तो आपको गट फीलिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। आप अगर इस जिनको एसईओ समझ में आती है ना, अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे ना, तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब सर्चेज वॉल्यूम नहीं है। हाँ, जो टूल्स दिखाते हैं ठीक है, नहीं तो वो नहीं दिखाएंगे। है। वो मतलब 100 करके जो ऐसे आ दिखाता है वो रहा 1000 का हाँ, दिखाता है, वो भी हाँ, तसल्ली के लिए कि 1000 सर्च हाँ, चीजें, हाँ, मतलब होते नहीं है। हाँ। तो लेकिन हमारी गट फीलिंग थी, हमारी कुछ स्ट्रैटेजी इस तरह की थी जिसके बेसिस पे हमें लगा कि यार ये हो सकता है। हमें भी लेकिन शक आपने था, मोमेंटम भी तो क्रिएट किया ना, मोमेंटम भी क्रिएट किया, सारी चीज़ें थी। आपने अच्छा, मार्केट दूसरी डेवलप आती करी। है, इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे थे तो उसका भी एक थोड़ा आपको फ़ायदा मिल हाँ। जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मुझे लगता है ना, एक जो बहुत जैसा मैंने बोला ई कॉमर्स वाले ज़्यादा हैं, तो एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर और इन लोगों ने जो ई कॉमर्स के बारे में अवेयरनेस और डिजिटल के बारे में अवेयरनेस की वो ना, फ्लिप का एक कॉन्सेप्ट उस था हमारे के फ्लिप का जो अकाउंट को फ्लिप कर देंगे, तो यस, वहां से एक अवेयरनेस तो थी। वो भी एक अवेयरनेस थी। तो अगर हम ये फॉर एग्जांपल 2016 में स्टार्ट करते हाँ, फिर नहीं तो होता। बिल्कुल भी नहीं होता। तो नहीं आई होता। थिंक जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया ना, वो टाइम से पहले ये चीज़ें हो चुकी थी, तो हमें फ़ायदा हुआ। फायदा हो गया। और लोगों का माइंडसेट था, ई कॉमर्स वालों का माइंडसेट था कि भाई हम ना यस। पीएल बनाएंगे और उसको बेचेंगे और एग्जिट कर तो देंगे। मैं इस केस के अंदर जो सनी भाई है ना, उनको बड़ा सलाम कहता हूँ कि उन्होंने ये लोगों को अवेयरनेस दी है, मतलब जितनी भी लोगों को, लेकिन अवेयरनेस दे दी उन्होंने। और वो इसी माइंडसेट से आते थे कि भाई पीएल बनाएंगे और यस, और एग्जिट करेंगे, बेचेंगे। यस, 36 से मल्टीप्लाई करके हाँ। एग्जिट कर लेंगे। वो मेरे ख्याल से कोई भी, वो शायद कोई मिलियन में कोई एक आध बंदा है, अच्छा देखें, 2 बंदे हैं। अगेन वही बात है ना कि वो एग्जिट्स होते हैं, लेकिन फ्लिपिंग हमारे यहाँ होती है। थोड़ा मसला है। हमारे यहाँ से भी है कि भाई देखो, जब आप चीज़ बना रहे हो और वो चीज़ ही सारी एक्यूरेट नहीं है, उसकी चीज़ें आपके पास नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, आप इन्वेस्टर बन के सोचो, आप क्यों लोगे ऐसी चीज़। तो हमारे यहाँ ये है कि अगर आप सारी चीज़ें फिक्स करके रखोगे ना, सब चीज़ें रिकॉर्ड रखोगे, तो आपकी बिकेगी चीज़। अच्छा, तो हमारे भी नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है, लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपवर्क पे काम कर रहे हैं। तो आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो एक ये आ गया हमारे पास कि फाइनेंस को करना है। इसके अलावा आप उनको क्या एडवाइस करते हैं जब भी वो बिजनेस कर रहे हैं? भी बहुत सारी फीमेल्स, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो कर रहे हैं, $1000-500 का काम कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं यार पैसे नहीं, हम एग्जीक्यूट नहीं करते। फाइनेंस के अलावा आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि यार ये स्टेप एटलीस्ट कर लें, जब भी उनको एग्जीक्यूशन करना हो तो एग्जिट बेस मौजूद है, लेकिन ये स्टेप्स आप स्टार्ट कर दें 6 महीने या साल भर में, देन यू विल बी एबल कि आप इन्वेस्टर उठा सकते हो। सही है। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें। अगेन वही बात है, जैसे इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आप 10 जगह इन्वेस्ट करेंगे, एक में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। इसी तरह से टीम बिल्डिंग में आप स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें 10 लोगों को आप करेंगे, उनमें से 2-3 आपको अच्छे मिलेंगे। एक ही रखें, ज़्यादा उम्मीद ना रखें। 10 में से एक ही, तो आपने एक रेशियो रखा ना, 10 पे इन्वेस्ट करें, एक रखें। बेसिकली होता 3 ही है। ये मैंने आपने देखा, उसमें परसेंटेज नीचे कर देते हैं ताकि, तो क्योंकि एक ही मिलेगा। हमारे यहाँ होता क्या है, आप ना ये जो ब्लेम गेम ना बहुत सुनते हैं, यार मैंने किया था, ये हो गया। ओ भाई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है। अब ये नॉर्मल ही नहीं समझते हम, तो 1-2 के बाद ना हम रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, यार ये तो बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं है, जितने भी दुनिया में, पाकिस्तान में लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं कर रहे। उनके फेलियर बहुत होते हैं, हर चीज़ में फेलियर, कि बिजनेस लाने में फेलियर, फिर टीम बिल्डिंग में फेलियर, फिर वो टाइम के साथ सीखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, टीम बिल्डिंग करना सीखें, टीम मैनेजमेंट सीखें, और टीम मैनेजमेंट के लिए टूल यूज़ करें। ठीक है, कभी भी टीम मैनेजमेंट ये नहीं करें कि आज तुम्हें ये टास्क दे दिया, अब ये कर लो। भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, उनको सीखें। क्लिकअप है, आसान है, सबसे आसान जो है ट्रेलो है, ठीक है। क्लिकअप और या ट्रेलो में से कोई यूज़ करें, तो वो आप यूज़ करेंगे ना, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको इंटरनल खुद ग्रो करने में भी हेल्प करेंगी, बेचना है तो भी हेल्प करेंगी, और इन्वेस्टमेंट रेस करना है तब भी। पहली फाइनेंस की मैनेजमेंट बता दिया मैंने। अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और ERP आपके पास हो, ताकि सारी रिकॉर्डिंग आ रही हो। तीसरी चीज़ आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो।
ये 3-4 चीज़ें अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करें ना पहले दिन से आप, अच्छा ये नहीं सोचें कि यार मेरी तो 3 लोगों की टीम है और तो मैं कॉस्ट कि- जा रही है, मतलब मेरे हाँ, पैसे जा रहे हैं। अच्छा नहीं जाती है यार, ये जितने भी टूल्स है ना नीचे, जैसे ट्रेलो है, हाँ फ्री ये ऑफ तो फ्री कॉस्ट है, ये तो फ्री ये है। तो तब होता है जब क्लिकअप भी आपके ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट फ्री, ये तो तब पैसे जाते हैं जब आपकी टीम साइज बढ़ जाता है। सीम साइज बढ़ जाता है जब आपको प्राइवेसी लगानी है, ये इसको हाँ, नहीं दिखाना है, ये इसको दिखाना है, वो तब तो जाके इनिशियली होता है। थोड़ी आपको, तो अच्छा ये भी नहीं सोचो कि यार मेरी 3 लोगों की टीम है मुझे ज़रूरत नहीं है। भाई अभी से आप हैबिट बनाओगे, कल्चर बनाओगे, तो जो न्यू हायरिंग आएगी वो उसमें वो जाएगी ना। उसमें जाएगी। 15 लोगों के बाद थोड़ी आप कर सकते हो कि भाई अब सीखो। भाई लोगों की आदत चेंज करना मुश्किल है। 15 टीम मेंबर हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, उसके बाद बोलोगे ना ट्रेलो यूज़ करो, आपकी ज़िंदगी आधा हो जाएगी, आप खुद यूज़ नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये क्या सुबह सुबह यार ये अपडेट हाँ, तो करना है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ERP यूज़ करो, फाइनेंसेस को वो करो, बस ये चीज़ आप कर लोगे ना, और इसको खुद यूज़ करो मेनली। बहुत सारे फाउंडर क्या होता है, बना देते हैं, आप खुद यूज़ नहीं कर रहे। भाई तुम नहीं यूज़ कर रहे तो तुम्हारा मैनेजर क्यों यूज़ करेगा। आप ये चीज़ें यूज़ कर लो, बाकी चीज़ें तो जाहिर सी बात है वो मार्केटिंग तो आपने करनी हाँ है। ये एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट में, जैसे हम कोई अच्छे लेवल पे आते हैं तो हम चौड़े में पहले आते हैं, फिर किसी चीज में आते हैं, तो अच्छा वो एक और चौड़ापन। लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग को एक्सपेंस नहीं समझो, इन्वेस्टमेंट समझो। इन्वेस्टमेंट समझे। ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है, मैंने ये देखा है। लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पैसा लगा देते हैं, रेंट की जगह लेके उसका पैसा लगा देते हैं, सब कुछ हाँ। लगा देते हैं। मार्केटिंग पे, SEO पे, ये डिजिटल मार्केटिंग पे पैसे खर्च करते हुए उनका दम निकल रहा होता है। दम नहीं कर रहा होता है। ओ भाई यही तो कोर है, ठीक यहीं है? से तो अवेयरनेस जाएगी, यहीं से तो लोग अवेयरनेस आएंगे। जाएगी, यही तो होगा। अब वो उसी के ऊपर नहीं करते। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि यार 6 महीने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, ये एक ओ डायलॉग भाई, सुना है। मतलब आप ये सोचो ना कि अगर 6 महीने तो पहली बात पता ही नहीं लगते आपको, पता नहीं ठीक है? लगता। दूसरी बात ये है कि अगर 6 महीने, लेट सपोज अगर आप कोई B2B बिजनेस कर रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो क्या काम करता है, ग्रीन टेक के नाम से उसकी कंपनी है। वो क्या काम करता है, ये जो फायर अलार्म सिस्टम्स होते हैं ना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये लगते हैं। तो वो किस तरह से लीड जनरेशन करता था, कंसल्टेंट के थ्रू कंपनीज में जा के। मैंने उसको ना कम से कम भी 6-8 महीने ना गाइड किया कि भाई तू SEO करवा। बोला नहीं यार पैसे Time लगेंगे, नहीं कोई है फ़ायदा नहीं है ये। बहुत पैसे लगते हैं। मैंने उससे बोला तू एक काम कर, तू बस एक कंटेंट राइटर हायर कर ले, बाकी चीज़ों के मैं दोस्ती में तय करके दूंगा, सही है। और ये चीज़ करना। यकीन करें उसकी अब SEO की वजह से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने में ये चीज़ पहुंच चुकी है कि उसको पर मंथ जो लीड जनरेट हो रही है ना, कम से कम भी 10-12 लीड का मतलब आप इस इंडस्ट्री के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें रेवेन्यू, इससे ह्यूज रेवेन्यू। ठीक है, आप सोचे ना कि एक एंग्रो आपको बोल रहा है कि यार मेरा प्लांट लग रहा है, उस पर फायर अलार्म लगा दो, उसकी कोटेशन दो। आपका कोई हॉस्पिटल बन रहा है, वो आपको बोल रहा है यार कोटेशन दो। तो अगर आप खुद कोशिश करो ना तो आपके तो 60-70 हज़ार रुपये सिर्फ आने जाने में और मीटिंग्स में लग जाए। असल में अभी मुझे ऐसा लगता है इसमें एक सवाल और बनता है, लोग जो है ना अभी मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसिंग की तरफ ज़्यादा चले गए। तो अब आपको क्या लगता है अभी SEO इतनी एग्जिस्ट करती है या अभी इन्फ्लुएंसर की तरफ लोग ज़्यादा चले गए? यार इन्फ्लुएंस कर लें, फटाफट काम होता है, फटाफट लीड्स गिरती है। शॉर्ट टर्म है ना इन्फ्लुएंसर। अच्छा देखें, जैसा अब इसका मैं अपने दोस्त की एग्जांपल दी, इसमें इन्फ्लुएंसर है ही नहीं। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा इसको, इन्फ्लुएंसर ही नहीं मिलेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदा गूगल पे सर्च करके आपके पास आ रहा है ना, वो कस्टमर है भाई। तो वो कस्टमर है, वो आप चबल हो गए कि 5 में से 3 को कन्वर्ट ना कर सको, जो SEO के थ्रू आ रहा है। ऐसा ही है। ये इस तरह से है, जो मैंने एक जनरल अपना एक्सपीरियंस देखा है वो ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल गूगल फेसबुक एड से अगर 100 लीड्स की बात हो रही है अभी ना, अगर 100 लीड जनरेट हो रही है फेसबुक से, तो उनमें से कन्वर्जन जो होती है 3 की होती है। ऐसा ही, ठीक है, बहुत कम है। अगर ये PP से ऐसे हो रही है तो हो सकता है कन्वर्जन 10 से 12 हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। यही अगर SEO में तो ये कम से कम भी 30 से 35 कन्वर्जन। PPC आप कह रहे हो कि गूगल की PPC? गूगल की PPC। अच्छा, उससे भी कम होता है आप कहते हैं? उससे हाँ, मतलब उसका भी रेशो कम है, SEO का रेशो ज़्यादा है। यस, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप वहाँ पे ऐसा लग तो रहा होता है कि आप उस पर आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत होता है ना, और आप उसका प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाते हैं, प्रॉपर टैगिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अंदर मेन ये होता है कि भाई कंपटीशन है ना, कि भाई आपने अगर अच्छा ऐड आपका नहीं है तो आपका ऊपर नहीं जाएगा, आपका PPC बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आपका कंपेटिटर ऊपर रहेगा, आप नीचे रहोगे, तो इसलिए वहाँ पे ये मसला आता है। लेकिन अगर SEO में आप रैंक कर गए तो बस, तो नीचे आने के लिए ना कंपेटिटर को बड़ी मेहनत करनी है, वो सिर्फ पैसे लगा के मेहनत नहीं कर सकता। PPC में हो थॉट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, कीवर्ड ऐड, फिर तो उसे भी 6 महीने वेट करना है, उसको भी 6 महीने वेट करना है। जो आप 6 महीने गुजार चुके हो तो उसने भी गुजारना है। तो इसलिए
आपको जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड गो लाइक पैरेलल, कि आपने फेसबुक भी करें, आप पीपीसी भी करें, डिपेंडिंग अपॉन क्या इंडस्ट्री, और एसईओ भी ज़रूर करें। एसईओ तो इस मस्ट। लोग बोलते हैं, मैं इस टाइम पे देखता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड जो है एसईओ कर ही नहीं रहे, उनको पता भी नहीं। अबे मैंने कहा भाई तुम लोग के लिए तो एसईओ इसलिए आसान है कि ऑलरेडी पेट पे इतना पैसा डाल रहे हो, तो तुम लोग तो रैंकिंग में थोड़ा सा बजट लगा लें। थोड़ा सा बजट लगा, मतलब भाई आप लोग जो बड़े ब्रांड हैं वो महीने के करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे डाल रहे हैं, ठीक है, लगाते हैं। उसके मुकाबले में एसईओ 2-3 हज़ार डॉलर तो मतलब कोई उसके मुकाबले में एसईओ महीने का 5 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। कहाँ आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, कहाँ 5 लाख रुपए, लेकिन इस 5 लाख से जो भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है वो फ्री है ना, फ्री है, ठीक है, मतलब उसकी आपकी लाइफ टाइम एक दफा हो जाती है, फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती अगर कोई अपडेट हो गया वर्डप्रेस बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अच्छा, लोकली तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अभी पूरी दुनिया में चल रहा है शार्क टैंक, इंडिया में भी है, मैं सुना पाकिस्तान में भी आ रहा है, तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ, यूएस वालों के साथ, कि उनके बिजनेस भी हमारे पास आ जाए, या हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास आ जाए? अभी ये तो ज़रूर हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे थ्रू पाकिस्तानी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है राइट नाउ। और उसमें उनको इसलिए ज़्यादा फ़ायदा है कि वो यूएस वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इक्विटी कम मिलेगी। यहाँ पे आपको कम पैसों में अच्छी इक्विटी मिल जाएगी और उनके कम पैसे यहाँ के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे $1,000 या $10,000 भी करते हैं तो 30 लाख होता है, यहाँ के लिए बहुत है वो, ठीक है। वहाँ पे 10,000 डॉलर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको इक्विटी वाइज, हाँ, वो बंदे की सैलरी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम पाकिस्तान से बैठ के ना दूसरे बिजनेसेस जो है ना वो अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारी अगर आप देखें ना बिजनेस, तो रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान है, रेस्टोरेंट कराची है, तो वो बंदे के लिए कोई वो लुक्रेटिव नहीं है। मतलब क्यों आएगा, वो इंडिया का बंदा है, उसे तो रेस्टोरेंट वहीं का देखना है ना, वो यहाँ का नहीं देखना उसे, तो इसलिए हमारी ये वाला प्लान तो नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कर रहे हैं, एग्जिट प्लान तो होगा ना कि कराची वाला है तो उसको आप ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे ले जाएं। यस, अभी इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना डिफरेंट कंट्रीज़ में ना अगर कोई बंदा फ्रेंचाइज लेना चाह रहा है एग्जिट बेस की, तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है यार यूएई में मुझे एग्जिट बेस की फ्रेंचाइज चाहिए, तो हम एक डिफरेंट वेबसाइट बनाएंगे एग्जिट बेस यूएई के नाम से, ठीक है, उससे फ्रेंचाइज लेंगे और उसमें उसकी एक इक्विटी पार्टनरशिप होगी, ठीक है, और फिर वहाँ पे बिजनेसेस सिर्फ यूएई के होंगे, और फिर पाकिस्तान और उसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी यूएई के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कंबाइन होंगे तो वो इन्वेस्ट कर सकेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि पाकिस्तानियों के पास ना माशाल्लाह से पैसा बहुत है, ठीक है, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर आपने यहाँ से बैठ के, क्योंकि जैसे तो लोगों को अब ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरा पहले ये थॉट प्रोसेस नहीं था, क्योंकि मैंने जर्मनी से मतलब मास्टर्स किया साउथ कोरिया से, फिर जर्मनी रहा काफ़ी अर्सा, तो आई एम काइंड ऑफ मुहिब्बे वतन वाले नहीं होते, उसके चक्कर में मैं आ गया। मैं सोचता हूँ कि यार ये पिछले 2.5-3 साल में जो मैंने देखा ना वो पहले देख लेता तो शायद मैं बोलता है आपने तो 3 साल पहले, 20 साल के बाद आप अफसोस करते हैं कि यार ये क्या ख्वाब था। बिल्कुल ऐसे हमने कहा नहीं छोड़ के जाना, बस मुल्क में रहना है। तो बाद में पता चला कि वो जिस चीज के चक्कर में था वो चीज हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं हो तो मालिकों की है ना। तो खैर इस चक्कर में ना, तो अब हमने अब जाहिर है अनफॉर्चुनेटली हर बंदा चाहता है कि यार उसका, मैं भी अब पहले इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, मैं बोलता था यार एक पासपोर्ट है इट्स गुड, अब मैं कहता हूँ भाई सेकंड होना चाहिए ताकि कभी भी यहाँ पे कोई मसला हो आपको भाग तो सको अपने फैमिली को लेके, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है दिन ब दिन मुश्किल ही हो रही है ना, मतलब अजीब ही पाकिस्तान आगे बढ़ रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हमारा 2002 में 4G से 5G सोच रहे हैं, हम 2002 में मेरे पास $1 का क्रेडिट कार्ड था, आपको पता है इस बात का? अच्छा, 2002 और आज हम पेपाल नहीं है कुछ, अभी मुझे पेमेंट करनी थी, दुनिया आगे जा रही है, लाइट थी हमारे पास, पेपाल के लिए दोस्तों इंटरनेट था हमारे पास, अब तो मैं ये भी कह रहा हूँ अब तो इंटरनेट भी नहीं होता, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। तो खैर, तो अब हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से, लेट्स सपोज अगर आपने किसी और कंट्री मूव होना है ना, तो इन्वेस्टमेंट के अदर ऑप्शन होते हैं, तो रियल एस्टेट में लोग नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं बजाय इसके कि आप किसी कंट्री जा रहे हो ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि आप उसी पैसों में एक रनिंग बिजनेस बाय कर लो। उससे आपको 2 फायदे हैं। पहली चीज़, आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ फैमिली के साथ मूव हो जाओगे। सेकंड चीज़, उस पैसों से क्योंकि आपने बिजनेस बाय किया है तो मंथली आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, तो आपकी जो सर्वाइवल वाला मामला है ना वो आसान हो जाएगा। रियल एस्टेट करोगे तो वो पैसे थोड़ी देगा, फिर आपको टेंशन लगी हुई है कि भाई कैसे पैसे कमाने। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर भी, ये बहुत ज़्यादा अभी काइंड ऑफ फाइनल स्टेजेस में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ना हम 1-2
चीजें मुझे डिस्कस ऐसा कर रहे लगता हैं। है इसमें आपको ना एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम, मुझे तो Yes. बहुत सारे मैं लोगों से मिलता हूँ, वो हम्म। पूछते हैं यार इक्विटी क्या होता है जो तुम बातें कर रहे हो। हाँ हाँ तो अभी तक लोगों को इक्विटी नहीं समझ में ट्रू आया, ऐसा ही है। इक्विटी नहीं पता है, शेयरिंग नहीं पता, कंपनी के टाइप्स नहीं पता, True. फिर अभी जैसे फ्रेंचाइजिंग का ऑप्शन है, फिर ये सारे सिस्टम। तो एक आपको पूरा एक कोर्स एक मुझे लगता है कि आप डेवलप करना आपको जरूरत पड़ेगा किसी के साथ मिलके, जिससे जो आपका एग्जिट बेट सिस्टम चल रहा है वो पूरा उसको एजुकेट करेंगे। फ्रेंचाइज में ये होता है, फ्रेंचाइजिंग ये है, कंपनी की ये टाइप है, जब यहाँ आ गए तो यहाँ चले जाए। इक्विटी किसको कहते हैं कि इक्विटी का तो कम से कम 5 से 10 घंटे का कोर्स आपको मुझे ऐसा लगता है बनाना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है कि जिस तरह की हमारी आवाम है ना, पहले से सिखाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे होता है, क्योंकि है नहीं एजुकेशन से ऐसा ही एजुकेशन मैं अवेयरनेस कितने लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत अरसे के बाद एक पॉडकास्ट में मैंने देखा कि मैं जिसके साथ रहता था तो उसने बोला यार तू इक्विटी की भाई ये इक्विटी होती क्या है। मैंने बोला तेरा इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, मतलब उसका अच्छा मिलियंस में बिजनेस है, पूरी जितनी भी फ्रेंचाइजी ना 650 कुछ फ्रेंचाइजीज पे सिर्फ वो माल डिलीवर करता है, माशाल्लाह, ठीक है ना, बहुत बड़े वो हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था इक्विटी का सिस्टम। तो मैंने बोला तुम्हें इक्विटी कहता है, नहीं यार हमें क्या पता, हम अभी तो भी जो सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं इक्विटी क्या होती है। कि यार फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है ना, तो उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 100% होता है ना आपका, अगर आप सिंगल ओनर हो तो 100% है। इक्विटी का मतलब ये है कि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट देता है आपको और आप बोलते हो यार 20% के तुम पार्टनर होंगे, तो ये 20% जो है ना इसकी इक्विटी हो गई, इक्विटी है, ठीक है। इक्विटी बोले प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हाँ, इसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक अलग चीज अब वो प्रॉफिट कम भी हो सकता है 20% पे, वो ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बन रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरह का एक कोर्स पूरा डिजाइन करें, क्योंकि आपका तो स्ट्रक्चर है जी, और फ्री रखिएगा, लेकिन आप उसको चार्ज ऑब्वियसली अब इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर अभी जब डिजाइन करेंगे उस टाइम पे सोचेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हम इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू ना डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को, जो हमारा एग्जिट बेस का अपना पॉडकास्ट भी है, तो उसका मकसद ही है कि भाई लोगों को समझ में तो आए कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान में ये है कि आप भी अपना चैनल चला रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है ना ये एक वैल्यू एडिड कंटेंट है। लोग इसको नहीं देखेंगे, माँ सफदर को देखेंगे। मसला ये भी है, ठीक है, या तो हम माँ सफदर की तरह ये वाला कंटेंट बनाए, कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा कि माँ सफदर की तरह पड़ेगा कुछ हमें उनके साथ बिजनेस व्लॉगिंग का कुछ करेंगे भाई, वरना फिर उसको लाना पड़ेगा कि भाई तू आके समझा दे भाई, ये एक सोल्यूशन है। क्योंकि अभी मैंने ये सोचा कि उनके प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को अपना फेस वैल्यू लेके आ जाए, क्योंकि पावर तो है, देखें पावर तो है भाई, उनके पास पावर तो है। मैं ना एक चीज देखता हूँ जो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पायरिंग या सक्सेस स्टोरी है ना पाकिस्तान में, वो है नादिर अली शाह। बिल्कुल अच्छा। या जो रिसेंटली उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ किया है ना पॉडकास्ट, आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई सॉ द पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, आप इमेजिन करें कि अगर उस बंदे को वैसे देखें ना तो बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन भी नहीं है, और जिस तरह कंटेंट उसने स्टार्ट में बनाया था वो बड़ा ही क्रिंजी कंटेंट था, लेकिन उस बंदे ने जिस तरह अपने आप को फ्लिप किया है, और अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वो किसी बंदे को, किसी भी बंदे को, किसी भी सेक्टर के बंदे को बोले कि मेरे पॉडकास्ट पे और वो उसे मना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जिस दिन उन्होंने पॉडकास्ट किया उसी रात को मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, मलेशिया में हुई थी ना पॉडकास्ट, उसी दिन बता रहे थे कि आज ये भी करके आया हम लोग पॉडकास्ट, उसी दिन मेरी मुलाकात। तो इसलिए हमें ना, मैं ये बात इसलिए मैंने बोली कि जो हम बिजनेस वाले लोग हैं ना, हमें भी ना थोड़ा सा अपने आप को ना इंटरटेनमेंट डालनी पड़ेगी। हम अगर ये खुश कंटेंट बनाते रहेंगे ना तो मासेस तक नहीं पहुंचेगी। तो अब हम वो वाला काम सोच रहे सारे पॉडकास्टर को मिला के कुछ बैठे हैं कि यार कुछ ऐसा इनोवेशन लाए कि एजुकेशन भी रहे और उसमें एंटरटेनमेंट भी कोई आ जाए, और एंटरटेनमेंट के थ्रू हम उसको समझाते हैं। जैसे मैंने इंडिया में देखा है कि वो पहले टीचर थे, टीचरों ने कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके आए, फिजिकली करके दिखा रहे हैं। हमें कुछ इस तरह से होगा कि इक्विटी बताने में अगर मैं देखूँ ना, वकार ज़का वो मार्केटिंग जीनियस, उसने क्या किया, उसका अगर कंटेंट देखें आप तो इस प्योर क्रिप्टो वेरी टेक्निकल टॉपिक ना, लेकिन आपको याद होगा कोविड के बाद जो उसने मार्केटिंग की थी, व्हाट ही वाज डूइंग इज लाइक मार्केटिंग जीनियस यार। कि उसने क्या किया, टिकटॉकर जो लड़कियां थी उनको पहले चलाता था, उनको 2-3 गालियां देता था, फिर बोलता था अब जो बेकार आवाम है वो चले जाए, अब क्रिप्टो जिसने सीखनी है वो करे। तो उसकी वजह से उसकी फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ी। अच्छा, वो इसलिए अब हम जो होते हैं ना, जो बिजनेस कर रहे हैं या एजुकेटेड हैं, तो वो बोलते हैं यार ये क्या बेकार काम है, हम कैसे करेंगे ये। लेकिन ही वॉज अ मार्केट, अच्छा वो भी एजुकेटेड है, मतलब एनडी का ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन क्योंकि मीडिया का बंदा था तो उसे पता था कि भाई ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक होगी तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी। क्योंकि आपका मेन गोल क्या है, मेन गोल है कि लोगों को ज़्यादातर पहुँचे। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि लोग किस चीज़ को कैसे देखते हैं, तो उस तरह से आप थोड़ा सा, अब इसमें ना
थोड़ा सा आपको बेइज्जत होना पड़ेगा अपने खानदान वालों से इनिशियली थोड़ा बहुत, हाँ कि भाई ये क्या कर रहे हो, लेकिन करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत डालनी पड़ेगी, इनोवेटिव होकर सोचना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और बड़ा मज़ा आया बात करके, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ और चीज़ें भी रह गई हैं। लोगों के कमेंट्स आएंगे तो वो आप उसका रिप्लाई कीजिएगा, बाकी आपका प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन हम लगा देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यू कॉन्सेप्ट है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक दफ़ा में उनके अगर पॉडकास्ट समझ में ना आए तो दोबारा देखें, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो कि बहुत ही, स्पेशली जिसने भी मैट्रिक किया उसको तो इक्विटी का टर्म्स पढ़ा ही नहीं गया ना। इक्विटी तो वो अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो वो बेचारा वो ढूंढता रहेगा इक्विटी क्या है, परसेंटेज क्या है, फिर वो कंपनी की टाइप्स। ये तो मैंने खुद MBA में आके हमें पढ़ाया गया था कि कौन कौन सी MBA की टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली उनके सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। तो वो पॉडकास्ट को 1-2 दफ़ा देखे, नहीं है तो फिर आपसे कनेक्ट कर ले, और फिर वो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी कोर्स वगैरह भी डिज़ाइन कर देंगे, ताकि लोगों को, क्योंकि मुझे अभी तक ये याद है कि मैंने खुद MBA में सारी चीज़ें टर्म्स वगैरह सीखी हैं, लेकिन अभी लोगों को नहीं आइडिया होता कि यार वो कैसे करना है। तो एजुकेशन का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम बहुत अच्छा है और लोगों को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये मेरी सजेशन है कि इसका नाम जो है ना एग्जिट बेस से आपको लगता है शार्क, डिजिटल शार्क रखना पड़ेगा, तो वो आराम से देखिए समझ में आएगा। जैसे अगर मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ये टाइटल भी इस तरह से लग रहा है डिजिटल शार्क टाइप, क्योंकि शायद एग्जिट बेस का मतलब लगता है कि वो गलत है। ऐसा ही बहुत सारे हमारे लोगों इन पे डिपेंड करता है कि ये, मैं तो कहता हूँ टाइटल भी हम इसका यही रखते हैं, तो लोगों को शायद समझ में आएगा डिजिटल, है ना। टाइटल रख सकते हैं, थंबनेल में रख सकते हैं आप, ताकि लोगों को थंबनेल से ही समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है, ताकि क्योंकि एग्जिट बेस जो है ना थोड़ा समझ लगता है। ये मेरी सजेशन है, इसको चेंज करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर द इन्विटेशन। बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।